पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रैन एक लड़की जिसका नाम लूमी होता है उसके साथ फाइट करने के लिए अरीना में चला जाता है। वो लड़की एक असैसिन टाइप है जबकि हमारा रैन एक हीलर टाइप है। यहाँ पर अरीना का मैनेजर उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों कैसी फाइट चाहते हो। लूमी कहती है कि मुझे एक फ्रेंडली स्पार्क करनी है, मैं इसको सबक सिखाना चाहती हूँ, जबकि रैन उसे कहता है मुझे इसके साथ फाइट टू डेथ करनी है। ये सुन के वो लूमी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सारे के सारे लोग ये फाइट देखने के लिए जमा हो जाते हैं क्योंकि वो फाइट देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो एपिसोड 7 की शुरुआत में लूमी सोच रही होती है इसके पास ये अभी एग्रीमेंट कहाँ से आ सकता है, इसे डंजन के अंदर हिडन बॉस कैसे मिल सकता है। मुझे लगता है कि इसने किसी से ये चोरी किया है। ये लड़का तो एक वीक सा हीलर है, हम सब लोग इसे सालों से जानते हैं, इसलिए ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। फाइट देखने वाले भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और अपने दोस्तों को भी बुला रहे होते हैं, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, फाइट टू डेथ होने वाली है। जो लोग वहाँ पर आपस में फाइट कर रहे होते हैं वो भी अपनी फाइट छोड़कर इनकी फाइट देखने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं हम लोग इस चांस को मिस नहीं करने वाले, फाइट टू डेथ देखने में बहुत ज्यादा मजा है। उनमें से एक कहता है मैं पहली बार फाइट टू डेथ का मैच देखने वाला हूँ, चलो देखते हैं इसमें कितना मजा आता है। वो सब आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। लगता है कि इन दोनों के दरमियान में कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ होगा जिस वजह से ये दोनों फाइट टू डेथ कर रहे हैं। दूसरा कहता है लगता है कि डंजन के अंदर ट्रेजर की लूट को लेकर कोई मसला होगा और फिर मैनेजर उन दोनों के स्टेटस को अपडेट कर देता है, यानी उन दोनों की पिक्चर के साथ उनका सारा स्टेटस बताया जाता है कि कौन कौन दो लोग फाइट करने वाले हैं। तो उनके उस स्टेटस के मुताबिक एक तरफ हमारा रैन है जिसने अभी तक एक भी अरीना फाइट नहीं की हुई और ना ही कोई जीती है और ना ही कोई हारी है, जबकि दूसरी तरफ असैसिन टाइप की लड़की जिसका नाम लूमी है जिसने टोटल 18 बार इस अरीना में फाइट की है, जिसमें से 16 जीती है और 2 ड्रा हुई है और एक भी नहीं हारी। लूमी उससे कहती है अब तुमने जबकि मेरे स्टेटस को देख लिया है, क्या तुम्हें पता चला कि मैं कितनी बार जीत चुकी हूँ? अगर तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है फाइट टू डेथ मैच के लिए तो फिर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बॉडी को डिस्टॉर्ट नहीं करूंगी। वो सारे लोग जो कि फाइट देखने के लिए आए होते हैं वो उनके स्टेटस देखने के बाद कहते हैं ये लड़का तो एक हीलर है, क्या यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है? एक हीलर किसी असैसिन के साथ कैसे फाइट कर सकता है? हमें तो लगा था ये फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। इस फाइट को देखने में कोई भी मजा नहीं है, हम सब लोग वापस जा रहे हैं। ये लड़का तो बस यहाँ पर मरने के लिए आया है, ये फाइट तो स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। लूमी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने वेपन को सामने करते हुए कहती है छोटे लड़के तो फिर मैं इस फाइट को स्टार्ट करने वाली हूँ। लूमी अपना डैगर निकाल लेती है और उस पर अटैक करने के लिए रेडी होती है, जबकि रैन उसे कहता है तुम सब लोग बहुत ज्यादा बकवास करते हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज्यादा वीक हूँ कि तुम लोग मुझे देख भी नहीं सकते कैसे मैं फाइट करता हूँ? रैन अपना ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन निकाल लेता है और उसे कहता है चलो जल्दी से आओ और मुझ पर अटैक करके दिखाओ। लूमी उसे कहती है लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है। लूमी क्योंकि एक असैसिन टाइप की हंटर है इसलिए वो बड़ी स्पीड के साथ स्टार्ट लेती है और उसकी तरफ आगे बढ़ती है, जबकि वहीं पर इस मैच को देखने वाले लोगों की भीड़ में एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम जाओबाई है। लड़की मैच के स्टार्ट होते ही अपना फोन निकालती है और अपने गिल्ड मास्टर को फोन करती है। वो अपने बॉस से कहती है बॉस ये मैं हूँ जाओबाई, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है, क्या तुम इसे देखना चाहोगी? इस साथ ही वो बॉस से कहती है मैच तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है लेकिन यहाँ पर जो ओपोनेंट्स हैं उनमें से एक लड़का ब्रोंज रैंक का है और वो एक हीलर है, मुझे नहीं लगता कि वो असैसिन के सामने ज्यादा देर तक टिक पाएगा, क्या हमें इस मैच को रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं? उसकी बॉस उसे कहती है चलो जल्दी से इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करना। जाओबाई अपने बॉस से कहती है अच्छा ठीक है, गुस्सा होने की जरूरत नहीं, मैं जाती हूँ और जाकर इसकी रिकॉर्डिंग करती हूँ। फिर वो अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग को ऑन करती है, वो इस सब की लाइव रिकॉर्डिंग करने वाली है, यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली है। और फिर साथ ही सभी लोगों के मोबाइल में उसकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाती है। वो उन सबसे कहती है मैं हूँ आपकी टैंक जाओबाई, कि आपको अरीना से एक लाइव मैच दिखाने वाली हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैच को देखने के बाद मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वो कह रही है, मैं नहीं कह रहा। सारी की सारी जनता बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि मैच स्टार्ट होने वाला है। लूमी उसे फिर से कहती है मैं तुम्हें फिर से एक चांस दे रही हूँ, मेरे सामने घुटने टेक दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। रैन उसे कहता है अब ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं किस काबिल हूँ। लूमी बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ती है। लूमी की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो किसी को भी दिखाई नहीं देती क्योंकि वो एक असैसिन टाइप की हंटर है, इसलिए असैसिन्स के पास स्पीड होनी चाहिए। लूमी कहती है थोड़ी देर पहले इसने मेरी गर्दन पर तलवार रख ली थी, मुझे नहीं पता इसने कैसे किया लेकिन इसकी लिमिट है, मैं एक असैसिन टाइप की हंटर हूँ, मेरे पास सबसे ज्यादा मेरे पास मेरी स्पीड है। लूमी बड़ी स्पीड के साथ रैन के कभी इस तरफ जाती है कभी उस तरफ जाती है, यानी कि वो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देती है और उसे कहती है हंटर्स जो कि हीलर लेवल के होते हैं वो सारे कचरा होते हैं, वो लोग असैसिन के साथ मैच अप नहीं कर सकते, तुम तो मेरे शैडो को भी नहीं देख पाओगे, मेरी स्पीड इतनी ज्यादा है। रैन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारी स्पीड मुझसे ज्यादा है, जबकि लूमी सोच रही होती है ये लड़का तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे अटैक करने के बाद इसका कॉन्फिडेंस इसके पास रहेगा। लूमी बड़ी स्पीड के साथ उसके इर्द गिर्द घूमने के बाद अपने एक स्पेशल स्किल को यूज करती
करती है जिसका नाम बैक स्टैब होता है। और यहीं पर बैक स्टैब के बारे में बताया जाता है कि बैक स्टैब से होता क्या है। बैक स्टैब में ये होता है कि उसे बैक साइड से अटैक करना होता है और इसकी वजह से उसकी अटैक पावर 15% तक बढ़ जाती है और साथ ही उसका जो टारगेट होता है वो 1.5 सेकंड्स के लिए वहीं पर स्टन हो जाता है, यानी कि अपनी जगह से हिल नहीं पाता। लूमी अपने दोनों डैगर्स को लेकर बैक स्टैब करती है, लेकिन हमारा हीरो वहाँ से साइड पे हो जाता है, यानी कि वो उसे डॉज कर लेता है। देखने वाले सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इसने अभी भी बैक स्टैब को डॉज कर लिया। आखिर एक हीलर इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है कि ये एक असैसिन के बैक स्टैब को डॉज कर सके। लूमी भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इसने मेरे बैक स्टैब मूव को पहले से देख लिया था। लेकिन ये तो सिर्फ एक हीलर है, इसके पास इतनी स्पीड नहीं है। रैन जो कि उसके पीछे खड़ा होता है उसे कहता है तो ये तुम्हारी स्पीड है जिसके बारे में तुम बहुत बड़ी लंबी लंबी छोड़ रही थी। तुम्हारी ये स्पीड मेरे सामने तो गूंगे की स्पीड से भी कम है। लूमी उसकी पावर लेवल को महसूस करते हुए कहती है ये तो सिर्फ अपने ब्रोंज लेवल पर है। और साथ ही वो फिर से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है लड़के इस बार तुम बहुत ज्यादा लकी थे जो तुमने मेरे अटैक को डॉज कर लिया, लेकिन अगली बार नहीं हो पाएगा। साथ ही वो अपनी और उसके स्टेटस के बारे में देखती है और उसका लेवल और उसकी स्ट्रेंथ को देखती है। हालांकि रैन का लेवल उससे ज्यादा है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ उससे बहुत ज्यादा कम है क्योंकि वो एक हीलर है। असैसिन टाइप के सामने उसकी स्ट्रेंथ उससे बहुत ज्यादा कम है। लूमी उसे कहती है मैं तो अपने वेपन्स के बिना भी अपनी स्ट्रेंथ से इसको क्रश कर सकती हूँ। अपने दोनों डैगर्स को पीछे की तरफ कर लेती है और उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है मेरा रैंक इससे हाई है, ये ब्रोंज रैंक पे है, मैं गोल्ड रैंक पे हूँ। वो बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ती है और रैन को एक जबरदस्त पंच मारती है, लेकिन रैन उसके पंच को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है और कहता है तुम्हारे पंच में तो जरा भी दम नहीं है। सारे लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लूमी उसे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम अपने रैंक को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं तुम कोई फॉल्स रैंकर तो नहीं हो। जनता भी बातें करना शुरू कर देती है और कहती है हीलर इतना ज्यादा कमजोर लगता नहीं है, एक असैसिन के पंच को रोकना इतना भी आसान काम नहीं। लगता है कि ये हीलर एक फॉल्स रैंकर है, ये हमें सिर्फ इतना दिखा रहा है कि ये ब्रोंज रैंक पे है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ तो गोल्ड रैंक से भी ज्यादा है। लूमी रैन से कहती है लगता है कि मुझे सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि अगर तुम एक फॉल्स रैंकर हो तो तुम मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। अगर मैं तुम्हारे सामने सीरियस नहीं होती तो मैं तुम्हारे हाथों से मारी जाऊंगी। और साथ ही वो अपनी इनेट एबिलिटी जो कि सबसे ज्यादा स्पेशल एबिलिटी होती है को एक्टिवेट करती है जो कि ब्लड मिस्ट होती है, जहाँ फिर उसे मिस्ट ऑफ डिसेप्शन भी कह सकते हैं, धोखे की मिस्ट। जैसे वो उस मिस्ट को रिलीज करती है एक ब्लड कलर की मिस्ट वहाँ पर फैल जाती है और वो रैंक को कवर कर लेती है। लूमी उसे कहती है इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक फॉल्स रैंकर हो, चाहे तुम्हारा रैंक कितना भी क्यों ना हो, एक बार मैंने अपनी इनेट एबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया उसके बाद तुम इससे नहीं बच पाओगे। रैन उसके मिस्ट में हाथ फेरते हुए कहता है तुम्हारी मिस्ट तो बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे ये बहता हुआ पानी हो। फिर वो अपने ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन को सामने की तरफ करते हुए कहता है सॉरी पर तुम्हारी ये इनेट एबिलिटी मेरे सामने बिल्कुल बेकार है क्योंकि ये एबिलिटी नहीं ये तो कचरा है। और साथ ही वो अपने पेट्रिफिकेशन के इफेक्ट को एक्टिवेट करता है और अपने स्वर्ड को उस मिस्ट में घुमाना शुरू कर देता है। पेट्रिफिकेशन आपको याद होगी, ये जिस भी चीज को टच करेगा वो पत्थर बन जाएगी। देखने वाली जनता भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है आज ये लड़का करने की क्या कोशिश कर रहा है, क्या ये अपनी तलवार को पंखा बनाकर इस सारी मिस्ट को यहाँ पर हवा देकर उड़ाने की कोशिश कर रहा है। इस लड़के को देखकर लगता तो नहीं ये इस फाइट के लिए सीरियस है। उनमें से एक लड़की उनसे कहती है जरा गौर से देखो, क्या तुमने नोटिस नहीं किया उसके इर्द गिर्द जो ब्लड मिस्ट है वो कम होती जा रही है। वो सारे हंटर ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था कि अपनी तलवार को पंखा बनाकर हम इसकी मिस्ट को उड़ा सकते हैं। अगर ये लड़का इस तरह का कोई आइडिया इस्तेमाल करके एक असैसिन को हरा सकता है तो ये तो बहुत बड़ा जोक होगा। लेकिन असल में वो ये बात नहीं देख पा रहे होते कि वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उस मिस्ट के साथ अपनी तलवार को टच कर रहा होता है। जहाँ भी वो मिस्ट को टच करता है वो मिस्ट पत्थर बन के नीचे गिरती जाती है। लूमी भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मेरी इनेट एबिलिटी को कैसे कैंसिल कर दिया, मेरी इनेट एबिलिटी के सामने तो बड़े बड़े असैसिन भी नहीं टिक पाते। उसी वक्त रैन उसकी मिस्ट का सहारा लेते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए अपनी तलवार को उसकी गर्दन में फेर देता है। जैसे ही वो अपने ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन को उसी गर्दन में फेरता है उसकी गर्दन से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो लड़की नीचे गिर जाती है। ये देखने के बाद वहाँ पर जितनी भी जनता खड़ी होती है वो सारे के सारे हैरान परेशान हो जाते हैं क्योंकि एक हीलर ने एक असैसिन को हरा दिया है, जबकि जाओ बाई इस सारे मैच को यूट्यूब पर लाइव दिखा रही है। हांगडू गिल्ड से लूमी का जो दोस्त होता है वो भी ऊपर चेयर पे बैठा होता है। वो सारे भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। रैन आगे बढ़ता है और अपनी तलवार को उसके सर पे करते हुए कहता है चलो फिर अब देखते हैं, थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रही थी, अब मुझे बोलकर दिखाओ। लूमी उठकर बैठकर उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन उसके गले से और भी ज्यादा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो फिर से नीचे गिर जाती है। लूमी अपनी गर्दन पे हाथ रखकर अपने ब्लड को रोकने की कोशिश कर रही होती है और उसे कहती है तुम सिर्फ एक हीलर हो, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, तुम मुझे कैसे मार सकते हो। रैन उसे कहता है मैं तो बस वहाँ से जा रहा था, तुमने मेरा रास्ता रोका, तुमने मेरी इंसल्ट की, इसके अलावा तुमने मेरी माँ को बुरा भला कहा, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर मरना तो बनता है।
है। लूमी उसे कहती है, तो क्या सिर्फ ये सब कुछ इसीलिए था कि मैंने तुम्हारा रास्ता रोका? सिर्फ इतनी बात करती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है क्योंकि उसका ब्लड बहुत ज्यादा बह जाता है। और इसी के साथ रैन के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने अपने ओपोनेंट को हरा दिया है और तुम्हारे पास एक नई एबिलिटी आ गई है। अब तुम एक असैसिन की तरह डबल ब्लेड यूज कर सकते हो। रैन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, तो इसका मतलब मैं दूसरे हंटर्स को मारने से उनकी एबिलिटीज भी ले सकता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। नोटिस बोर्ड के ऊपर भी जहाँ पर उन दोनों की पिक्चर्स होती हैं, उनमें लूमी की पिक्चर के ऊपर क्रॉस लगा दिया जाता है, यानी कि लूमी इस मैच को हार चुकी है। लूमी का दोस्त जो कि वहाँ पर बैठकर ये सारा मैच देख रहा होता है, वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अब मैं क्या करूँ? मैं गिल्ड मास्टर को जाकर इस सारी बात को कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि हमारी असैसिन एक हीलर से हार गई। जाओ भाई अपनी सारी ऑडियंस को बताती है कि जहाँ पर अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ है। एक लड़का जो कि एक हीलर है, एक ब्रॉन्ज रैंक का हीलर, उसने एक असैसिन को हरा दिया है और उसकी इनेट एबिलिटी को हराते हुए उसे इतना ज्यादा जख्मी कर दिया है कि वो उसे मारने वाला है। क्या ये वाकई में एक ब्रॉन्ज रैंक का हीलर है या फिर एक फॉल्स रैंकर है जिसने अपने रैंक को हमसे छुपाया हुआ है? ये सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती है और उन सारी बड़ी स्क्रीन के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जा रही होती है जो कि ज़ाओबाई कर रही है। रैन और लूमी के दरमियान में फाइट एंड हो चुकी है। रैन ने लूमी को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया है जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई है। अब वो मजीद फाइट नहीं कर सकती, यानी कि रैन इस फाइट को जीत चुका है। उन स्क्रीन के बाहर खड़े जितने भी लोग इस मैच को देख रहे हैं वो सारे बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ एक हीलर है जो कि अपने ब्रॉन्ज रैंक में है। ये लड़का एक असैसिन को कैसे हरा सकता है? फिर अरीना के अंदर का सीन दिखाया जाता है। अंदर की जितनी भी ऑडियंस होती है, यानी जितनी भी जनता वहाँ पर खड़ी होती है, वो सारे नारे लगाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, इसको मार डालो। ये फाइट टू डेथ वाला मैच था, इसलिए वो सारी चाहते हैं रैन इस लड़की को मार दे। ज़ाओबाई कहती है, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी जितनी भी ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और सारे लोग यही चाहते हैं कि रैन इस लड़की को मार डाले। लूमी जमीन पर जख्मी हालत में पड़ी होती है जबकि रैन अपनी ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन को उसके सामने करके वहीं पर खड़ा होता है और कहता है, जबकि तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि तुम उठ भी नहीं पा रही, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है, मैं किसी वक्त भी तुम्हें मार सकता हूँ। क्या तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी नहीं मांगना चाहोगी? लूमी हल्के से उठती है और उसके सामने अपना सर झुकाते हुए कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है। रैन उसे कहता है, मैं तुम्हें किस लिए माफ कर दूं? अगर तुम मेरी जगह पर होती तो अब तक तुम्हें मर चुका होता। मैं तो बस उस नॉफिस डंजन से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ जा रहा था, तुमने वहाँ पर बकवास की, तुमने मेरी मॉम को बुरा भला कहा, तुमने मेरी इंसल्ट की, जबकि तुमने ये कर दिया है। अब सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें इन सारे लोगों के सामने अपनी इंसल्ट करना होगी। तुम्हें इन सारे लोगों के सामने कहना है कि मैं एक कुतिया हूँ और बहुत ही बुरी कुतिया हूँ, ताकि तुम्हें इस बात का अंदाजा हो सके कि आज के बाद किसी भी राह चलते को नहीं छेड़ना। अगर तुम एक असैसिन टाइप हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी कमजोर से हंटर को तंग कर सकती हो। सारे लोग जो कि घरों में बैठकर भी अपने मोबाइल्स पर इस सारे मैच को लाइव देख रहे हैं, वो सारे लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। रैन उसे कहता है, चलो जल्दी से अपना फैसला करो, क्या तुम वही करोगी जो मैंने तुमसे कहा है या फिर तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो? लूमी उसे कहती है, ठीक है मुझे समझ आ गई, कहती हूँ। लूमी जैसे ही उठकर उससे कहने लगती है, उसी वक्त ऊपर का सीन दिखाते हैं। उसके गिल्ड का जो दोस्त ऊपर बैठा होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है, साइड पर हटो, मैं उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। उसके साथी उसे कहते हैं, बिग ब्रो तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। अब जबकि लूमी उससे हार चुकी है और अगर लूमी लाइव स्ट्रीम में उससे माफी मांगती है तो हमारे गिल्ड का नाम खराब हो जाएगा, बॉस तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। जबकि यहीं पर ज़ाओबाई की बॉस का भी सीन दिखाते हैं जो कि अपने घर में बैठी अपने मोबाइल में सारी लाइव स्ट्रीमिंग देख रही है। लूमी रैन से कहती है, ठीक है मैं कहती हूँ, मैंने गलती की थी, मैं एक कुतिया हूँ और बहुत ही बुरी कुतिया हूँ। ज़ाओबाई की बॉस कहती है, ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल है, इस लड़के ने तो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। के साथ एक और लड़की खड़ी होती है और बॉस से कहती है, बॉस आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे व्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इतने व्यूज तो हमें किसी भी वीडियो पर नहीं आए। बॉस उसे कहती है, यहाँ पर सिर्फ व्यूज की बात नहीं हो रही, जरा गौर से देखो इस लड़के की तरफ, वो सिर्फ एक ब्रॉन्ज रैंक का हीलर है, फिर भी उसने एक असैसिन को हरा दिया है, हमें थोड़ा बड़ा सोचना चाहिए। वो लड़की उसे कहती है, बॉस आपकी कहने का क्या मतलब है, ये लड़का रैंकिंग को चेंज करने वाला है? बॉस उसे कहती है, हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है, यही लड़का हमारा टिकट बनेगा गिल्ड को रिवाइव करने के लिए। हम लोग इस लड़के की मदद से अपने गिल्ड को फिर से ऊंचा नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट सीन अरीना के बाहर का दिखाया जाता है। जब लूमी वो सब कुछ कर देती है, रैन उसको जिंदा छोड़ देता है और वो बाहर आ जाता है। बाहर सारे लोग उसे घेर लेते हैं और कहते हैं, तुम तो वाकई में बहुत बड़े जीनियस हो। कुछ हीलर उसे कहते हैं, तुम हमारे हीलर्स के लिए रोल मॉडल हो। एक लड़का उसे कहता है, प्लीज मुझे अपना वी चैट का नंबर दे दो, मैं तुम्हें अपने ग्रुप में ऐड करना चाहता हूँ। जबकि रैन उन सब की बातें सुनने के बाद आगे बढ़ जाता है और कहता है, फ्यूचर में हांग टू ग्रुप वाले अब मेरे दुश्मन बन जाएंगे क्योंकि वो इस बात को कभी नहीं भूलेंगे, मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में उनके ग्रुप की बेइज्जती कर दी है। रैन कहता है, अब जबकि मुझे पता है कि हांग टू ग्रुप वाले मेरे पीछे जरूर आएंगे तो मुझे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना होगी ताकि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूं। और साथ ही वो कहता है,
चाहे जो भी हो, मैं अपने इस फैसले पर पछताने नहीं वाला कि मैंने उस लड़की के साथ फाइट करके सबके सामने उसकी इंसल्ट की। नेक्स्ट सीन हांगटू गिल्ड का दिखाया जाता है। लूमी जो कि अभी भी जिंदा है लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी है, उसे उठाकर हांगटू ग्रुप के हेडक्वार्टर में ले जाया जाता है, जहाँ पर बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। बॉस के पास एक हंटर होता है, बॉस अपने हंटर से उसे मारने लगता है लेकिन लूमी का दोस्त उसके सामने खड़ा हो जाता है। बॉस अपने हंटर से उसके ऊपर भी अटैक करता है और कहता है साइड पर हो जाओ, इस कुतिया ने हमारे हांगटू ग्रुप का नाम बदनाम कर दिया है, मैं तो इसे मार डालूंगा। बॉस उसे भी कहता है जबकि तुम्हें पता है कि इस लड़की ने हमारे हांगटू गिल्ड का नाम खराब कर दिया है, फिर भी तुम इसे वापस उठाकर क्यों ले आए हो? मैं इसे मार डालूंगा, इसे वहीं पर मर जाना चाहिए था। और साथ ही वो अपने हंटर से उसके ऊपर अटैक करता है। वो बेचारी पहले से जख्मी होती है। हंटर के अटैक की वजह से उसकी बॉडी से और भी ज्यादा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। हांगटू का बॉस बार बार अपने हंटर से उसके ऊपर अटैक करता है और लूमी बेचारी चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि उन्होंने उसे बांध कर रखा होता है। बॉस आगे बढ़ता है और उसका गला पकड़कर कहता है तुम्हें अपने आप को कुतिया कहने में बहुत ज्यादा मजा आता है, तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कुतिया की क्या हालत होती है। और एक बात अच्छी तरह से जान लो, मेरे हांगटू गिल्ड की इज्जत के सामने तुम्हारी इज्जत कुछ भी नहीं है, तुम्हारी जान भी कुछ नहीं। हांगटू गिल्ड के बॉस के पास एक बहुत ही डेंजरस सा कुत्ता भी होता है कि वहीं पर बैठकर अपने मुंह से लार टपका रहा होता है, जैसे कि उसे पता है बॉस इस लड़की को मारने के बाद इस लड़की को खाने के लिए उसे ही देने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। वो पीछे बैठा उनसे कहता है अब जबकि तुम लोग इससे बहुत ज्यादा नफरत करते हो और ये लड़की पहले से बेहोश हो चुकी है, क्यों ना तुम इस लड़की को मुझे बेच दो। लूमी का दोस्त भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जबकि हांगटू ग्रुप का बॉस भी पीछे की तरफ देखता है तो कुर्सी के ऊपर एक नया कैरेक्टर बैठा होता है। उसका नाम मिस्टर ट्रेडर होता है। ये एक स्पेशल कैरेक्टर है जो जहाँ भी चाहे वहाँ पर आ सकता है और खास तौर पर ये दूसरे ग्रुप्स में जाता है और वहाँ से लोगों को खरीदता है। मिस्टर ट्रेडर उसे कहता है तो फिर तुमने क्या फैसला किया, चलो जल्दी से बताओ, क्या तुम इस लड़की को मुझे बेचोगे? लूमी का दोस्त ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मिस्टर ट्रेडर के ऊपर अटैक करने के लिए जल्दी से भागते हुए आगे जाता है। हांगटू गिल्ड का बॉस उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो गुस्से में होता है, इसलिए उसकी बात नहीं सुनता। लूमी का दोस्त जैसे ही उसके करीब पहुंचता है, मिस्टर ट्रेडर अपनी उंगली को हल्का सा फ्लिक करता है और उसकी उंगली के अंदर से एक छोटी सी एनर्जी बीम निकलती है जो कि सीधी सामने की तरफ जाती है। लूमी का दोस्त जो कि भागता हुआ मिस्टर ट्रेडर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, रास्ते में उसका एक बाजू कट जाता है। मिस्टर ट्रेडर का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि न सिर्फ उसका एक बाजू कट जाता है बल्कि पीछे वाली दीवार में एक बड़ा सा होल हो जाता है। लूमी का दोस्त अपने कटे हुए बाजू पर हाथ रखते हुए चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है मेरा बाजू, मेरा बाजू। वो अपने बाजू से बहते हुए खून को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और वहीं पर नीचे गिरकर चिल्लाना शुरू कर देता है। हांगटू ग्रुप का लीडर आगे बढ़ता है और मिस्टर ट्रेडर से कहता है मैं अपने लड़के की तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ। जबकि बॉस के कुत्ते को भी दिखाते हैं जो कि थोड़ी देर पहले बहुत ही गुस्से के साथ लूमी की तरफ देख रहा था। अब वो मिस्टर ट्रेडर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और एक शरीफ सा कुत्ता बन जाता है। बॉस आगे बढ़ता है और मिस्टर ट्रेडर के सामने जाकर अपना सर झुकाते हुए कहता है मिस्टर ट्रेडर, इस लड़के को नहीं पता कि आप कौन है, इसीलिए इसने आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश की। इस लड़के की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज इस लड़के को छोड़ दें। मिस्टर ट्रेडर अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है और बॉस से कहता है चलो फिर जल्दी से बताओ तुमने क्या डिसाइड किया, इस लड़की को बेचोगे या नहीं? बॉस मिस्टर ट्रेडर से कहता है हाँ क्यों नहीं, लूमी आज के बाद आपकी है, आप इसे ले जा सकते हैं। मिस्टर ट्रेडर उठकर सीधा लूमी के पास चला जाता है तो सीधा जाकर लूमी के चेहरे पे हाथ रखता है और कहता है ये तो एक बहुत ही अच्छा टेस्ट सब्जेक्ट है, तुम्हारे पैसे तुम्हें 3 दिन तक मिल जाएंगे। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, फ्यूचर में अगर मुझे तुमसे कुछ चीज खरीदना हुई तो मैं यहाँ पर जरूर आऊंगा। साथ ही एक बड़ा सा बवंडर सा उड़ता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। बॉस भी काफी ज्यादा हैरान होता है। उसके जाने के बाद बॉस कहता है अचानक जी यहाँ पर क्या करने के लिए आ गया? लूमी का दोस्त चिल्ला चिल्लाकर बॉस से कह रहा होता है बॉस प्लीज मुझे बचाओ, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बॉस अपने लोगों से कहता है चलो जल्दी करो और इस बेवकूफ को हॉस्पिटल लेकर जाओ, इसका इलाज करवाओ। बॉस कहता है मिस्टर ट्रेडर को लूमी क्यों चाहिए, वो यहाँ पर लूमी को लेने के लिए क्यों आया है? और यहीं पर बॉस में मिस्टर ट्रेडर के बारे में बताता है कि इसका असली नाम बैरन है। इसे मिस्टर ट्रेडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे गिल्ड्स के अंदर जाता है और वहाँ से जाकर इसी तरह के हंटर्स को खरीदता है। जब चाहे वहाँ पर जा सकता है और जिससे भी चाहे जिस हंटर को भी खरीद सकता है। सिर्फ एक नहीं, ये जितने चाहे हंटर्स को खरीद सकता है। और एक और बात, आप लोग इसको मना नहीं कर सकते। अगर ये आपसे आकर कहता है कि इस बंदे को खरीदना चाहता है, आप इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। अगर आप लोग इसकी ऑफर को मना करते हैं और इसके साथ ट्रेड नहीं करते तो ये आपके पूरे के पूरे गिल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये अकेला इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये हमारे पूरे गिल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो अपनी चेयर पे बैठ जाता है और कहता है जब ट्रेडर यहाँ से अपनी चीज लेकर चला जाता है तो कुछ दिन के बाद वो पैसे भी भिजवा देता है और साथ में अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन बेचता है। अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम लोग ट्रेडर से कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में जो भी हमें चाहिए हम लोग उससे वो मंगवा सकते हैं। हांगटू ग्रुप का बॉस काफी ज्यादा खुश होता
होता है और कहता है वैसे ये ऑफर इतनी ज्यादा बुरी नहीं है, मेरे पास ट्रेडर के कंटेंट इन्फॉर्मेशन आने वाली है, मैं उससे कुछ भी पूछ सकता हूँ। लेकिन बुरा तो ये है कि मैंने एक ही दिन में अपने 2 टॉप क्लास के हंटर्स को खो दिया है। और साथ ही बॉस कहता है उस ब्रॉन्ज रैंक के हीलर को मरना होगा। नेक्स्ट सीन मिस्टर ट्रेडर का दिखाया जाता है जो कि शहर के बाहर एक बंद फैक्ट्री के सामने अपीयर होता है। उसने लूमी को अपने कंधे पे उठा रखा होता है। वो लूमी को वहीं पर जमीन पर रखता है और अपने पास एक स्पेशल क्रिस्टल निकालता है और यहीं पर उस क्रिस्टल के बारे में बताया जाता है कि उस स्पेशल क्रिस्टल को ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन कहा जाता है और उसका ग्रेड लेजेंडरी है। लेकिन उसके यूज के बारे में कुछ नहीं बताया जाता कि ये किस लिए यूज किया जाता है। मिस्टर ट्रेडर उस क्रिस्टल को लूमी की बॉडी के ऊपर रखता है और लूमी की बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी की सारी एनर्जी को अपने ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन के अंदर स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से उसका क्रिस्टल जो है वो चमकना शुरू हो जाता है। बैरन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन लूमी की बॉडी से उसकी सारी की सारी एनर्जी ले लेने की वजह से लूमी वहीं पर मर जाती है। नेक्स्ट सीन रैन के घर का दिखाया जाता है। रैन अपने वॉशरूम में खड़ा अपने बाल काट रहा होता है और कहता है अब मैं पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, मैं काफी ज्यादा चेंज हो चुका हूँ। पहले मुझे लोग वीक कहते थे और हर वक्त मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहीं पर आरवी उसके ख्याल में आता है और उसे कहता है हाँ तुम्हें अपनी लाइफ जीना होगी और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। रैन शीशे में अपना चेहरा देखता है बाल काटने के बाद। उसे लगता है कि वो पहले से ज्यादा हैंडसम हो गया है, लेकिन लंबे बालों के साथ वो ज्यादा अच्छा लग रहा था। रैन कहता है आज के बाद कोई भी मुझे वीक नहीं कह पाएगा, लेकिन साथ ही रैन को एक जबरदस्त झटका लगता है। रैन कहता है ये क्या हो रहा है, कहीं ये कोई आफ्टर इफेक्ट्स तो नहीं है। लगता है कि आज फाइट के दौरान मैंने अपनी बहुत सारी एनर्जी को यूज कर दिया। रैन वापस जाकर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और कहता है लगता है कि थोड़ी देर पहले जो मैंने अपना स्किल एक्टिवेट किया था उसकी वजह से ये उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। मुझे क्या पता था कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स इतने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। उसी वक्त रैन को अपने सामने वाली टेबल पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। ये वही ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन है जो कि मिस्टर ट्रेडर ने लूमी की बॉडी से निकाला है। रैन उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये चीज कहाँ से आई, ये तो पहले यहाँ पर नहीं थी। उसी वक्त बिल्डिंग के बाहर मिस्टर ट्रेडर को दिखाते हैं जो कि छतरी लेकर बाहर खड़ा होता है। अब ये भी यहाँ पर एक मिस्ट्री है कि मिस्टर ट्रेडर ने ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन को रैन को क्यों दे दिया है। हंटर एसोसिएशन की जनरल लॉबी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे हंटर्स आकर अपने लिए मिशन ढूंढते हैं। हमारा रैन भी वहीं पर जाता है। रैन वहाँ पर जाने के बाद कहता है मैं एक बहुत ही बुरा हीलर हूँ, मुझे काफी अरसा हो गया है एक हंटर बने हुए, लेकिन मेरे जैसे जितने भी दूसरे हीलर्स और हंटर्स हैं उन सभी ने अपनी अपनी इनेट एबिलिटी को अवेकन कर लिया है, लेकिन मैं अभी तक अपनी इनेट एबिलिटी को इन्वेकन नहीं कर पाया। रैन कहता है अगर हम लोग अपनी इनेट एबिलिटी को खुद से अवेक नहीं कर पाते तो उसके लिए हमें अवेकनिंग स्टोन्स को एब्जॉर्ब करना पड़ता है और वो सारे के सारे अवेकनिंग स्टोन्स हमें ट्रोल हंटर साइट से मिलते हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि ट्रोल हंटर साइट पे ये बहुत ज्यादा महंगे बिकते हैं और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। रैन कहता है अब जबकि मैंने बता दिया है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब मुझे ट्रोल माइन में जाकर खुद से इन अवेकनिंग स्टोन्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। वहाँ पर जाकर मॉन्स्टर्स का सामना करूंगा और वहाँ से मुझे अवेकनिंग स्टोन्स मिलेंगे। लेकिन मसला ये है कि कोई भी मेरे साथ टीम अप नहीं होना चाहता। वहाँ पर मैं टीम के बिना कैसे जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं मॉन्स्टर्स को मारूंगा तो वहाँ पर अवेकनिंग स्टोन्स को इकट्ठा करने के लिए भी तो मुझे कोई चाहिए होगा। लेकिन साथ ही रैन कहता है अगर मैं किसी डंजन के अंदर जाता हूँ वो भी एक पार्टी के साथ, मेरे पास तो ये अजीब सा सिस्टम है, जैसे मैं डंजन के अंदर जाऊंगा ये उसका एवोल्यूशन मूड स्टार्ट कर देगा और मेरे साथ जितने भी लोग होंगे उन सब की जान खतरे में आ जाएगी। रैन कहता है मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही, अब मैं क्या करूँ। लगता है कि अब मुझे अकेले ही ट्रोल माइन डंजन के अंदर जाना पड़ेगा। रैन अभी तक वहीं पर खड़ा सोच रहा होता है कि उसी वक्त वहाँ पर जाओबाई आती है और उसे कहती है सोंग रैन अगर तुम अकेले हो और तुम किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम मेरी पार्टी के साथ आ सकते हो। हमारे गिल्ड की एक पार्टी ट्रोल माइन डंजन के अंदर जाने वाली है। रैन उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम तो टैंक जाओबाई हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो आगे बढ़ती है और कहती है ये तो बहुत ही अजीब बात है, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता है। रैन उसे कहता है मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता नहीं हो सकता, तुम्हारी वजह से तो मैं पूरे शहर में मशहूर हो गया हूँ। तुम्ही ने तो मेरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई थी, तुम्हारी वजह से अब पूरे का पूरा हांग टू ग्रुप मेरे पीछे लगा हुआ है। जाओबाई उसे कहती है ये तो बहुत ही अच्छा है, तुम सिर्फ एक ही लाइव स्ट्रीमिंग से बहुत ज्यादा मशहूर हो गए हो। मैं इतने अरसे से लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हूँ कि लोग अभी तक मुझे इतना ज्यादा नहीं जानते जितना तुम्हें जानते हैं। वहाँ पर एसोसिएशन की लॉबी में जितने भी हंटर्स होते हैं वो सारे रैन की तरफ देखकर उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं ये तो वही ब्रॉन्ज रैंक का हीलर है जिसने लूमी को हराया था, जो कि एक असैसिन टाइप थी। अब जबकि टैंक जाओबाई भी इसके साथ खड़ी है तो इसका मतलब ये वाकई में वही लड़का है। हंटर लड़कियां भागती हुई सोंग रैन के पास आ जाती हैं और उसे कहती हैं प्लीज मेरे साथ एक सेल्फी ले लो। एक लड़की उसे कहती है तुम्हारा ये नया हेयर स्टाइल तो बहुत ज्यादा प्यारा है। साथ ही वो उससे कहते हैं क्या जाओबाई तुम्हारी लवर है, क्या तुम दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड हो। जाओबाई भी काफी ज्यादा हैरान होती है और रैन से कहती है तुमने ठीक ही कहा था, तुम कुछ ज्यादा ही फेमस हो गए हो।
रैन आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है चलो मेरे साथ आओ, और वो उसे खींचकर सीधा टॉयलेट में ले जाता है। रैन उसे टॉयलेट के अंदर ले जाकर दीवार के साथ लगा लेता है। वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये तुम क्या करने वाले हो। रैन उसे कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को लो रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया है उस दिन तुमने लाइव स्ट्रीमिंग करके मेरी जान को खतरे में डाल दिया है, इसलिए दोबारा ऐसा कुछ कभी मत करना। हालांकि मैंने लूमी की इतनी ज्यादा इंसल्ट की, तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से हांग-टू ग्रुप की ये सारी की सारी बेइज्जती सभी तक पहुंच चुकी है, इसलिए हांग-टू ग्रुप वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। ज़ाओबॉय उसे कहती है हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ सकती हूँ, तुम क्या कह रहे हो, लेकिन शर्माते हुए उसे कहती है क्या तुम थोड़ा सा पीछे हटकर बात नहीं कर सकते, तुम बहुत ज्यादा करीब हो। रैन उसे कहता है अच्छा ठीक है। रैन जैसे वहाँ से जाने लगता है ज़ाओबॉय उसका बाजू पकड़ लेती है और कहती है रुको जरा मेरी बात तो सुनो, थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे कहा था कि हमारे गिल्ड की पार्टी को ज्वाइन कर लो, क्या तुम हमारी गिल्ड की पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगे। रैन उसे कहता है क्या तुम वाकई में एक डंजन के अंदर मेरे साथ जाना चाहती हो। रैन उसे कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे साथ जाना चाहती हो तो फिर मेरी दो कंडीशंस हैं। सबसे पहली मेरी कंडीशन ये है कि उस डंजन के अंदर जितने भी अवेकनिंग स्टोन्स मिलेंगे वो सारे के सारे मेरे होंगे, इसके अलावा जो कुछ भी होगा वो सब कुछ तुम रख सकती हो। लूमी उसे कहती है तो इसका मतलब तुमने अभी तक अपनी इननेट एबिलिटी को नहीं जगाया, तो वाकई में एक ब्रोंज रैंक के हंटर हो, हमें लगा था कि तुम एक फॉल्स रैंकर हो। रैन भी उसकी बात सुनकर थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है। रैन उसे कहता है मेरी दूसरी कंडीशन ये है कि तुम अपने साथ अपने किसी भी पार्टी मेंबर को लेकर नहीं जा सकती, सिर्फ हम दोनों अकेले डंजन के अंदर जाएंगे। ज़ाओबॉय उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, उस डंजन के अंदर 5 लोग जा सकते हैं, अगर हम 5 लोगों से कम लेकर जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग मर भी सकते हैं, क्या तुम हम सबको वहाँ पर मरवाना चाहते हो। रैन उसे कहता है मैंने तुम्हें अपनी कंडीशंस बता दी हैं, अगर तुम मेरे साथ डंजन में जाना चाहती हो तो फिर सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे, अगर नहीं जाना चाहती तो फिर तुम्हारी मर्जी है। इतना कह के रैन वॉशरूम से बाहर चला जाता है। ज़ाओबॉय सोच रही होती है अगर बॉस ने मुझे ऑर्डर्स नहीं दिए होते कि मुझे इस लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है तो मैं इसके साथ डंजन में कभी नहीं जाती, अब जबकि ये मेरे बॉस के ऑर्डर्स हैं तो मुझे इसके साथ जाना ही पड़ेगा। ज़ाओबॉय सोंगरैन से कहती है सोंगरैन जरा रुको, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। नेक्स्ट सीन ट्रोल माइन डंजन गेट का होता है जो कि एक पुराने से एरिया में होता है। ज़ाओबॉय उसे कहती है काफी दिनों से ये डंजन गेट यहीं पर है, ये एक ट्रोल माइन डंजन है, इसके अंदर से हमें बहुत सारे अवेकनिंग स्टोन्स मिल सकते हैं। ज़ाओबॉय उसे कहती है अब जबकि हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं तो चलो फिर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से अपना आर्मर पहनते हैं और अंदर चले जाते हैं। रैन उसे कहता है मेरे पास तो कोई आर्मर है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ एक वेपन है। ज़ाओबॉय बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है इस डंजन के अंदर सिर्फ हम 2 लोग जाने वाले हैं और तुम्हारे पास एक आर्मर भी नहीं है, कहीं तुम यहाँ पर खुदकुशी करने के लिए तो नहीं आए, साथ में मुझे भी मरवा दोगे। रैन उसे कहता है पहली बात तो ये है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने लिए आर्मर खरीद सकूं, और दूसरी बात ये है कि ये मेरा स्टाइल है फाइट करने का, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना तो फिर वापस जा सकती हो, तुम्हें किसी ने फोर्स नहीं किया कि मेरे साथ अंदर आओ। ज़ाओबॉय उसे कहती है ये तो सिर्फ अवेकनिंग स्टोन्स हैं, अवेकनिंग स्टोन्स तो तुम्हें कहीं से भी मिल सकते हैं, तुम साइड से भी खरीद सकते हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर डंजन के अंदर मर जाती हो तो फिर तुम्हें अवेकनिंग स्टोन्स नहीं मिलेंगे। रैन उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है शांत हो जाओ, ये सारा मेरा मसला है कि मैं डंजन के अंदर जिंदा रहता हूँ या मरता हूँ, तुम्हें बस अपना ख्याल रखना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। और साथ ही वो डंजन गेट की तरफ आगे बढ़ जाता है और जाते हुए उसे कहता है अगर डंजन के अंदर जाने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा डर लगता है तो तुम वापस आ सकती हो, मैं तो बॉस को मारने के बाद ही वापस आऊंगा। ज़ाओबॉय काफी ज्यादा परेशान होती है और कहती है अब मैं जाकर गिल्ड लीडर को क्या बताऊंगी, ये लड़का तो पूरी तरह पागल है, इसका दिमाग खराब हो चुका है, अगर मैं इसके साथ डंजन के अंदर नहीं जाती तो बॉस को बताने के लिए कुछ भी नहीं होगा, मुझे भी इसके साथ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आज मैं इसके साथ यहाँ पर नहीं जाऊंगी तो हमारी गिल्ड लीडर मुझे फिर से वीडियोस बनाने का काम दे देगी जो कि बहुत ज्यादा बोरिंग है। लूमी सामने की तरफ देखती है तो रैन पहले ही डंजन के अंदर जा चुका होता है। वो कहती है रैन कहाँ पर चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डंजन के अंदर अकेले चला गया है, लगता है ये लड़का मुझे बहुत ज्यादा काम मांग रहा है, जबकि मैं एक गोल्ड रैंक की समनर हूँ और ज़ाओबॉय की क्लास समनर है, यानी कि वो अपने मैजिक्स को कास्ट करते हुए किसी भी क्रीचर को बुला सकती है। ज़ाओबॉय एक लंबी सांस लेती है और कहती है चलो फिर ठीक है, मैं भी डंजन के अंदर जाती हूँ, अगर वो मुझे नहीं मिला और अंदर बहुत ज्यादा खतरा हुआ मैं अकेले बाहर आ जाऊंगी। ज़ाओबॉय बातें करते हुए पोर्टल से अंदर जाती है और कहती है सोंगरैन मेरे बिना तो तुम अंदर नहीं जा सकते, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर बॉस को ढूंढ भी पाओगे, यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो पहले से मर चुके होते हैं। ज़ाओबॉय आगे की तरफ चलती जाती है और कहती है ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा हास है, बॉस ने कहा था इसके ऊपर नजर रखनी है, बॉस ने बिल्कुल ठीक कहा था, इस लड़के ने तो यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उनको पहले ही मार दिया है और वो भी सिर्फ अकेले। रैन उसके आगे आगे होता है और आगे जितने भी रास्ते में मॉन्स्टर्स होते हैं वो उन सब के साथ फाइट करते हुए उन सबको मार रहा होता है। ज़ाओबॉय भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है लगता है कि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वो अपने समनिंग मैजिक को एक्टिवेट करती है और अपने पास से एक वुल्फ को निकालती है जिसका नाम डार्की है। ज़ाओबॉय डार्की से कहती है चलो डार्की हम इस लड़के को दिखाते हैं कि हम इससे जरा भी कम नहीं है, इस लड़के ने तो हमें बहुत ज्यादा कम आंक लिया है, हम इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रैन अभी भी कुछ मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, अब जबकि मैं लेवल अप हो चुका हूँ, ये सारे सिल्वर रैंक के मॉन्स्टर्स
मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और साथ ही रैन काफी ज्यादा खुश भी होता है क्योंकि एवोल्यूशन मोड अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। रैन कहता है जब तक मेरा एवोल्यूशन मोड एक्टिवेट नहीं होता ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स नॉर्मल रहेंगे और मैं आसानी से इन सबको मार सकता हूँ। ज़ाओबाई भी वहाँ पर पहुँच जाती है और डार्की से कहती है डार्की जाओ जाकर रैन की हेल्प करो, जबकि रैन कहता है इस सब की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन सबको मैंने मार दिया है। ज़ाओबाई ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि रैन ने वाकई में वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सबको अकेले मार दिया होता है। ज़ाओबाई उसे कहती है रास्ते में आते हुए मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स की लाशें देखी हैं और यहाँ पर तो लाशों का ढेर लगा हुआ है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे ये बात मानना पड़ेगी। रैन उसे कहता है मेरी तारीफ करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ज़ाओबाई उसके पास आ जाती है और कहती है लेकिन इस डंजन का बॉस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि ये एक टीम डंजन है, इसलिए इसके बॉस को तुम अकेले नहीं हरा पाओगे। रैन उसे कहता है जब तक मैं ट्राई नहीं करूंगा मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं उसको अकेले हरा सकता हूँ या नहीं। सामने बॉस का रूम होता है लेकिन बॉस के रूम के बाहर दो गार्ड्स खड़े होते हैं। रैन ज़ाओबाई से कहता है सामने देखो, सामने दो एलीट मॉन्स्टर्स खड़े हैं, मुझे लगता है कि ये दोनों बॉस के रूम को गार्ड कर रहे हैं। हालांकि बाकी के सारे मॉन्स्टर सिल्वर रैंक के मॉन्स्टर थे और वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन ये दोनों गार्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। उनकी पावर लेवल को देखकर तो लगता है ये एलीट रैंक के मॉन्स्टर्स हैं। रैन ज़ाओबाई से कहता है अब जबकि हमें पता है कि इस दरवाजे के पीछे बॉस हो सकता है तो क्या तुम इस सब के लिए रेडी हो? वो उसे कहती है हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ। रैन उसे इशारा करते हुए कहता है ठीक है फिर देखते हैं तुम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ये दोनों गेटकीपर्स तुम्हारे हैं, चलो जल्दी करो इन्हें मार दो। अगर तुम इन दोनों मॉन्स्टर्स को भी नहीं हरा पाओगी तो फिर तुम्हें मेरे साथ आने का कोई हक नहीं, तुम यहाँ से वापस चली जाना, मुझे नहीं लगता कि तुम बॉस से बच पाओगी। ज़ाओबाई उसे कहती है अब बस भी करो, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे वीक हूँ, तुम एक हीलर हो जबकि मैं एक पावरफुल समनर हूँ। ज़ाओबाई अपनी डार्की से कहती है डार्की जल्दी से आगे बढ़ो और इसे दिखाओ कि हम लोग क्या कर सकते हैं। डार्की बड़ी स्पीड के साथ भागता हुआ एक एलीट मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। डार्की भागते हुए हवा में जंप करता है और साथ ही वो उसे कहती है अपने वेयरवुल्फ वाली फार्म को एक्टिवेट करो और वो वेयरवुल्फ की तरह बन जाता है, यानी कि दो पैरों पर चलने वाला वुल्फ बन जाता है और सीधा उस एलीट मॉन्स्टर के सर पे जाकर बैठ जाता है। लेकिन वो एलीट मॉन्स्टर उसे पीछे की तरफ धकेल देता है कि जल्दी से अपना पंजा सामने की तरफ करके उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन उस एलीट मॉन्स्टर के पास उसकी एक शील्ड होती है जो वो सामने की तरफ कर लेता है और अपने आप को उस अटैक से बचा लेता है। फिर ज़ाओबाई डार्की से कहती है अपने दूसरे स्किल को एक्टिवेट करो और वो अपने दूसरे स्किल को एक्टिवेट करता है जिसमें उसके पंजे बड़े बड़े हो जाते हैं, यानी कि उसके नाखून बड़े हो जाते हैं और उसकी स्ट्रेंथ भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डार्की एक जबरदस्त पंजा मारता है जिससे सामने वाले एलीट मॉन्स्टर की शील्ड दो टुकड़े हो जाती है। साथ ही डार्की अपना रेज मूड एक्टिवेट करता है और दोनों पंजों के साथ उसके ऊपर पंजे मारना स्टार्ट करता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। जबकि रैन भी वहीं पर खड़ा होता है और उसे कहता है ओए काले बिल्ले क्या तुमने उसे मार दिया? क्योंकि रैन ने दूसरे वाले एलीट मॉन्स्टर को मार के उसके सर पे अपना पाँव रखा होता है। रैन ज़ाओबाई से कहता है तुम लोग तो बहुत ज्यादा स्लो हो, मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मुझे खुद आगे बढ़ के दूसरे एलीट मॉन्स्टर को खुद ही मारना पड़ा। साथ ही रैन उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर किसी पार्क में घूमने के लिए आई हो? तुम्हारी एबिलिटीज बहुत ज्यादा स्लो है, अपनी स्पीड को बढ़ाओ नहीं तो तुम बॉस के रूम में जाने से पहले ही मारी जाओगी। रैन ने क्योंकि दूसरे वाले एलीट मॉन्स्टर को मार दिया होता है। ज़ाओबाई से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और रैन से कहती है तुमने ऐसा कैसे किया, तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? तुम तो सिर्फ एक हीलर हो और वो भी ब्रॉन्ज रैंक के, मैं एक गोल्ड रैंक की समनर हूँ, मुझसे ज्यादा तुम्हारी स्पीड कैसे हो सकती है? रैन उसे कहता है हाँ मैं एक ब्रॉन्ज रैंक का हीलर हूँ लेकिन मेरी स्पीड तुमसे ज्यादा है। रैन उसे कहता है हाँ ये बात ठीक है कि मेरा फाइटिंग लेवल 37 पर पहुंच चुका है, यानी कि मैं ऑलरेडी गोल्ड लेवल का हंटर बन चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे प्रमोट नहीं किया गया, मुझे नया रैंक नहीं दिया गया। ज़ाओबाई उसे कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें प्रमोट क्यों नहीं किया गया? रैन उसे कहता है ये बात इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने ये देख लिया है कि तुम अपने आप को डिफेंड कर सकती हो, ठीक है तुम मेरे साथ बॉस के रूम में आ सकती हो, चलो अब हम लोग बॉस के रूम में चलते हैं। रैन बॉस के रूम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, एक बार फिर से सोच लो, अगर तुम इस रूम के अंदर मेरे पीछे पीछे आ जाती हो तो उसके पास यहाँ से निकल नहीं पाओगी जब तक हम बॉस को मार नहीं देते। ज़ाओबाई उसे कहती है मैं गोल्ड रैंक की समनर हूँ, तुम्हें बार बार मुझे ये याद दिलवाने की जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे वीक हूँ। रैन और डार्की ने बहुत सारी डंजन्स में बहुत सारे मॉन्स्टर बॉस का सामना किया है, इसलिए हम लोग तुम्हारे साथ अंदर जाएंगे। ज़ाओबाई अपने वेयरफुल डार्की की तारीफ करते हुए कहती है एक मैजिकल बीस्ट है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये अपने पावर लेवल के बराबर के किसी भी मॉन्स्टर को क्रश कर सकता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। जबकि डार्की भी वहाँ पर बड़े स्टाइल के साथ हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। रैन उसे कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें अपने अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो मैं इस डोर को ओपन करने वाला हूँ, फिर मेरे पीछे आ जाओ। रैन उस दरवाजे को धक्का देते हुए खोल देता है और जैसे ही वो दरवाजे के अंदर जाता है रैन अपने आप से कह रहा होता है अब सब कुछ अच्छा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फिर से वो बुरी सी आवाज सुननी पड़े। यहाँ पे बुरी सी आवाज से वो कह रहा है कि सिस्टम की आवाज ना सुननी पड़े कि वो इवोल्यूशन मोड को एक्टिवेट कर रहे हैं। ज़ाओबाई डार्की से कहती है डार्की चलो हम भी इसके पीछे चलते हैं और इसे दिखाते हैं कि हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इसे लगता है कि हम लोग इससे वीक हैं। फिर वो दोनों भी उसके पीछे पीछे दरवाजे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जैसे वो वहाँ पर एंटर होते हैं उसी वक्त उस रूम के अंदर एक सफेद रंग की रोशनी चमकती है और फिर वो हो जाता है जिसका रैन को डर था, यानी कि उसके पास नोटिफिकेशन आता है, एक विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है हम लोग बॉस को इवॉल्व कर रहे हैं, सिस्टम का इवोल्यूशन मोड एक्टिवेट हो चुका है, तुम्हारे लिए बॉस को जनरेट किया जा रहा है।
रहा है। रैन कहता है बस इसी की कमी थी। साथ ही फिर से उसके पास नोटिफिकेशन आता है और उसे कहा जाता है तुम्हारे बॉस को जनरेट कर दिया गया है, होप कि तुम इस गेम को बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। इसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा होता है जो कि पहले छोटा होने वाला था, इवोल्यूशन मूड की वजह से वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। ज़ाओबेई उस बॉस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये बॉस मॉन्स्टर इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो सकता है? हम लोग तो एक नॉर्मल रैंक की डंजन के अंदर आए हैं और नॉर्मल रैंक की डंजन के अंदर इतना बड़ा बॉस कैसे हो सकता है? ये तो देखने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उस बॉस के हाथ में एक बड़ा सा बैट होता है और वो उनके सामने हंसना शुरू कर देता है। रैन उसे कहता है अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये बॉस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक बार हम लोग बॉस के रूम में एंटर हो गए, हम लोग इसे मारे बिना डंजन से बाहर नहीं जा सकते। रैन उस बॉस के सामने खड़ा होता है और कहता है लगता है कि इसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है लेकिन इसके पास स्पीड नहीं होगी क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन रैन अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त पलक झपकने की स्पीड से वो बॉस उसके ऊपर अपना बैट दे मारता है, जबकि रैन जल्दी से पीछे हट जाता है। रैन उसके बैट के ऊपर अपना पाँव रख लेता है और कहता है लगता है कि ये बॉस इतना ज्यादा सिंपल नहीं है, इसके पास तो स्पीड भी है और स्ट्रेंथ भी है। ज़ाओबेई उसे कहती है अब ये मत कहना कि तुम इतने बड़े से बॉस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा डर गए हो इसीलिए उसके सामने हिल नहीं पाए। अगर उस बॉस का बैट तुम्हें लग जाता तो यहीं पर तुम्हारी मौत हो जाती। बॉस मॉन्स्टर फिर से अपने बैट को पीछे की तरफ करता है और घुमाकर रैन को मारने वाला होता है। उसी वक्त ज़ाओबेई डार्की से कहती है डार्की जाओ जाकर इस पर अटैक करो और इस बॉस मॉन्स्टर को मार डालो। डार्की भागता हुआ वो करता हुआ बड़ी स्पीड के साथ बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है। वो जंप करते हुए बॉस मॉन्स्टर की चेस्ट के ऊपर अपना पंजा मारता है, जबकि बॉस मॉन्स्टर भी आगे से चलाना शुरू कर देता है। डार्की बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके पंजे की वजह से बॉस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन साथ ही बॉस मॉन्स्टर अपने बैट को घुमाता है और डार्की पर अटैक कर देता है, जिससे डार्की पीछे जाकर गिरता है। डार्की फिर से उठता है और जबरदस्त स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और उसकी गर्दन को पकड़कर उसे पीछे की तरफ गिरा लेता है। डार्की ने बड़े स्टाइल के साथ उस बॉस मॉन्स्टर की गर्दन को पकड़ रखा होता है और वो बॉस मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। ज़ाओबेई भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है डार्की तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने इस मॉन्स्टर को हरा दिया है। ज़ाओबेई कहती है ये बॉस सिर्फ साइज में ही बड़ा लग रहा था लेकिन ये बॉस तो इतना ज्यादा वीक है कि मेरे डार्की ने इसको हरा दिया। डार्की भी अपने हाथों पर से मिट्टी झाड़ते हुए उठकर खड़ा हो जाता है, वो भी बड़े स्टाइल के साथ। ज़ाओबेई हंसते हुए आगे बढ़ती है और रैन से कहती है लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ा, तुम थोड़ी देर पहले मुझे बहुत ज्यादा वीक कह रहे थे, अब देखो जरा हमने बॉस को अकेले ही मार दिया है। रैन उसे कहता है तुम तो बहुत बड़ी बेवकूफ हो, क्या तुम्हें लगता है कि बॉस इतनी आसानी से मर सकता है? और थोड़ी देर के बाद वो बॉस मॉन्स्टर फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। ज़ाओबेई ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है यहाँ पर हो क्या रहा है, मेरे डार्की ने इसको मार दिया था, ये फिर से कैसे उठ गया? रैन हंसते हुए उससे कहता है चलो भी ठीक है, मैं तुम्हें ऑफिशियली वेलकम करता हूँ अपनी डंजन के अंदर, ये डंजन मेरी है। ज़ाओबेई उसे कहती है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि ये तुम्हारी डंजन है? रैन उसे कहता है ये सारी बातें करने के लिए बहुत सारा टाइम है, मैं बाद में तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले इसके ऊपर अटैक करते हैं। रैन बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसे कहता है किसी भी ओपनिंग के लिए तैयार रहना, जैसे तुम्हें मौका मिलेगा अगर तुम्हारे पास एनर्जी हुई तो मेरी हेल्प करने के लिए अपने डार्की को आगे भेज देना, मैं पहले जाकर इस पर अटैक करता हूँ। रैन जैसे ही उसके सामने जाता है बॉस अपने बैट को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन रैन ऊपर की तरफ जंप करते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है। रैन हवा में से पीछे की तरफ बैक फ्लिप करता है और अपने ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन को यूज करते हुए उस बॉस के सर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो बॉस जल्दी से अपने दोनों बाजू को सामने की तरफ कर लेता है, वो अपने बाजू को शील्ड की तौर पर यूज कर रहा है। रैन उसके ऊपर अटैक करने के बाद नीचे उतर आता है, जब वो देखता है कि उसके ऊपर कोई भी ज्यादा डैमेज नहीं हुआ वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मेरे स्पेशल अटैक्स भी इसके ऊपर ज्यादा डैमेज नहीं कर रहे, ये अपने बाजू को शील्ड के तौर पर यूज कर सकता है। ज़ाओबेई भी सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है और कहती है लगता है कि रैन को इस बारे में पहले से पता था कि डंजन के अंदर आने से ऐसा कुछ होने वाला है कि मॉन्स्टर अपने पहली फॉर्म से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इस लड़के के इर्द गिर्द तो बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, इसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, लेकिन इस बॉस के सामने फाइट करते हुए मुझे इतना तो पता चल गया है कि ये वाकई में एक ब्रॉन्ज रैंक का हीलर है, क्योंकि इसे डंजन के अंदर जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि अगर इसे डंजन के अंदर आने का एक्सपीरियंस होता तो ये बात समझ जाता कि जिस बॉस के पास शील्ड होती है ऐसे बॉस के सामने हमारे ब्लेड के अटैक बिल्कुल बेकार हैं। ज़ाओबेई रैन से कहती है सिर्फ मेज टाइप के और असैसिन टाइप के हंटर्स इसको हरा सकते हैं, क्योंकि ये एक शील्ड वाला मॉन्स्टर है, तुम्हारा ब्लेड इसके सामने बिल्कुल बेकार है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम इसको हरा पाओगे। ज़ाओबेई अभी वहीं पर रैन के साथ बातें कर रही होती है कि उसका डार्की भागता हुआ बॉस पर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है। ज़ाओबेई ये देखकर बॉस हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने अपने डार्की को कोई भी ऑर्डर्स नहीं दिए। डार्की जैसे ही बॉस पर अटैक करने के लिए उसके करीब जाता है, वो बड़ा सा मॉन्स्टर अपने बड़े से बैट को घुमाकर उसको एक जबरदस्त छक्का मारता है। डार्की बेचारा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसकी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, वो पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है। ज़ाओबेई अपनी डार्की की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और रोना शुरू कर देती है, जबकि बॉस अब पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने रेज मूड को एक्टिवेट करता है और अपने बड़े से बैट को उनके ऊपर मारने के लिए रेडी हो जाता है। ज़ाओबेई उसके बैट को अपनी तरफ आते हुए देखकर कहती है
अब हम लोग यहीं पर मरने वाले हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह के किसी नॉर्मल डंजन के अंदर बॉस के हाथों मारी जाऊंगी। रैन सोच रहा होता है ज़ाओ बाई ने कहा है कि इस तरह के मॉन्स्टर को मारने के लिए एक असैसिन टाइप का हंटर चाहिए होता है, हम लोग इस मॉन्स्टर को नहीं मार पाएंगे। रैन कहता है मुझे लगता है कि मुझे स्पेशल स्किल को यूज करना पड़ेगा और यहीं पर 3 दिन पहले की स्टोरी बताई जाती है, उस दिन की जिस दिन रैन अपने रूम में बैठा होता है और मिस्टर ट्रेडर उसके रूम के बाहर होता है। रैन को अपने सामने टेबल के ऊपर एक क्रिस्टल नजर आता है जो कि चमक रहा होता है। रैन कहता है ये क्या चीज है, वो उसको उठाकर अपने हाथ में पकड़ लेता है। रैन अपने सिस्टम से उसे चेक करता है तो उसके नाम के बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता, लेकिन उसमें लिखा होता है कि तुम्हारा ब्लेड इसको एब्जॉर्ब कर सकता है। रैन अपने ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन को निकालता है और साथ ही उस ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन को उस ब्लेड के ऊपर रखता है, जिससे वो क्रिस्टल की सारी एनर्जी उस ब्लेड के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। और साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने असैसिन टाइप को भी सीख लिया है, अब तुम एक असैसिन भी बन सकते हो। जब ये अपने स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करेगा उसका ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन एक की बजाय 2 ब्लेड्स बन जाएगा, जैसे कि असैसिन्स के पास होते हैं। असैसिन्स के पास हमेशा 2 ब्लेड्स होते हैं। साथ ही उसकी स्ट्राइक स्ट्रेंथ भी 15% के हिसाब से बढ़ जाएगी। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। रैन ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन पे हाथ रखता है और कहता है ठीक है असैसिन फॉर्म को एक्टिवेट करो। वो ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन चमकना शुरू हो जाता है। ज़ाओ बाई जी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है तुम्हारे ब्लेड के साथ क्या हो रहा है, और उसी वक्त वो देखती है कि रैन के हाथ में एक की बजाय 2 ब्लेड्स हो जाते हैं। ज़ाओ बाई जी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है थोड़ी देर पहले तो उसके पास सिर्फ एक स्वर्ड थी, लेकिन अब ये 2 डैगर्स बन गए हैं। अचानक इसने अपनी क्लास कैसे चेंज कर ली, ये तो एक हीलर था लेकिन अब ये एक असैसिन है। रैन ज़ाओ बाई से कहता है क्या तुम ठीक हो? ज़ाओ बाई उसे कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई, तुम तो एक हीलर हो, फिर तुम्हारे पास ये सेकंड क्लास कैसे हो सकती है, तुम असैसिन कैसे बन सकते हो? उसी वक्त वो सामने की तरफ देखते हैं तो बॉस मॉन्स्टर उनकी तरफ देखकर हंस रहा होता है और उनके ऊपर अपना पंच मारने वाला होता है। रैन ज़ाओ बाई से कहता है मेरे पास ये सारी बातें बताने का टाइम नहीं है, पहले मुझे इस बॉस मॉन्स्टर से निपटने दो। बॉस मॉन्स्टर रैन के ऊपर अपना पंच मारता है। रैन ऊपर की तरफ जंप कर जाता है, लेकिन उसका पंच जमीन के अंदर धंस जाता है। रैन उसी वक्त अपने ब्लेड को यूज करते हुए उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, जिससे उसका एक दांत कट जाता है, जिससे बॉस मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जिससे एक फोर्स फील्ड बनती है और रैन पीछे की तरफ गिर जाता है। ज़ाओ बाई जी स्पेशल स्किल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है बॉस तो अपने टायरेंट वाले स्किल को यूज कर रहा है, इससे एक फोर्स फील्ड बनती है। ज़ाओ बाई कहती है ये वाली स्पेशल एबिलिटी इस जैसी नॉर्मल रैंक की बॉसेस के पास नहीं होती। रैन अभी उसकी फोर्स फील्ड के साथ टकराकर पीछे की तरफ ही गिर रहा होता है कि बॉस जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और रैन को पकड़ लेता है। उस रैन को पकड़ लेने के बाद उसे बड़े ही जोर के साथ जमीन के ऊपर पटका कर मारता है और ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त धमाका होता है। ज़ाओ बाई भी देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। रैन के मरने के बाद अब ज़ाओ बाई की बारी होती है। बॉस ज़ाओ बाई की तरफ देखता है और फिर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए ज़ाओ बाई को मारने लगता है। ज़ाओ बाई वहीं पर गिर जाती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर नहीं मार सकती। जबकि उसी वक्त रैन को दिखाते हैं जो कि उस बॉस मॉन्स्टर के दूसरे वाले हाथ के नीचे होता है। वो वहीं से अपने ब्लेड को यूज करते हुए उसके हाथ को काट देता है और उठकर खड़ा हो जाता है। रैन काफी ज्यादा जख्मी होता है, उसके चेहरे से ब्लड बह रहा होता है। रैन उठते ही ज़ाओ बाई से कहता है अगर तुम इससे अपने आप को बचा नहीं सकती तो किसी सेफ जगह पर जाकर सिर्फ खड़ी होकर देखो। ज़ाओ बाई जो कि डरी हुई वहाँ पर बैठी होती है वो उसे कहती है नहीं मैं पीछे नहीं जाने वाली, मैं यहीं पर तुम्हारे साथ फाइट करूंगी। रैन उसे कहता है तुम इस काबिल नहीं हो, क्यों यहाँ पर मरना चाहती हो, तुम्हारी वजह से मैं भी अपने अटैक्स पूरी तरह नहीं रिलीज कर पा रहा। मैं अपनी फुल पावर को रिलीज करके इस बॉस को यहीं पर मारने वाला हूँ, सिर्फ एक ही मूव में, इसलिए तुम पीछे हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी चोट लग जाए। फिर रैन उस बॉस मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है, जबकि बॉस मॉन्स्टर भी उसके सामने खड़ा होता है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। बॉस मॉन्स्टर पहले अपना मूव चलता है और वो अपने पाँव को ऊपर उठाते हुए रैन को अपने पाँव के नीचे देने की कोशिश करता है, लेकिन रैन जल्दी से ऊपर की तरफ जंप कर जाता है। रैन के हाथ में क्योंकि अब 2 डैगर्स हैं, वो असैसिन टाइप का हंटर बन चुका है और वो दोनों डैगर्स के साथ उसके चेहरे की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। रैन अपने दोनों डैगर्स को इस्तेमाल करते हुए उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बॉस मॉन्स्टर अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए एक शील्ड बना लेता है। लेकिन रैन उसी के हाथ को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ऊपर की तरफ एक और पुश देता है, यानी डबल जंप करता है और फिर उसके सर पर अटैक करता है। रैन बड़े ही जबरदस्त स्टाइल के साथ ऊपर से अपने दोनों डैगर्स के साथ उसके सर में अपने डैगर्स को दंसा देता है। जैसे ही रैन के डैगर्स उसके सर में धंस जाते हैं, उसी वक्त वो बॉस मॉन्स्टर वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ ही रैन के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुमने तो बॉस को मार दिया है और साथ ही तुम्हें एक स्पेशल मूव भी मिला है जिसको प्रिसाइज अटैक कहते हैं। इससे तुम्हारी एबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये स्पेशल अटैक ऐसे मॉन्स्टर्स के ऊपर भी काम करेगा जिनके पास बॉडी आर्मर्स होते हैं। ज़ाओ बाई ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है इस लड़के ने तो बॉस को अकेले ही हरा दिया। ज़ाओ बाई भी काफी ज्यादा जख्मी होती है क्योंकि उसके घुटने से ब्लड बह रहा होता है। वो नीचे बैठी होती है और कहती है ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके पास 2 क्लासेस है, यानी ये एक हीलर भी है और साथ ही एक असैसिन भी है और इसका रैंक गोल्ड रैंक के बराबर में है। साथ ही ज़ाओ भी कहती है मैंने इसको अभी तक कोई भी हीलिंग एबिलिटी यूज करते हुए नहीं देखा, क्या ये वाकई में एक हीलर है या फिर एक असैसिन है। रैन को बॉस मॉन्स्टर को मारने पर एक अवेकनिंग स्टोन मिलता है। रैन कहता है जैसा कि हमने कहा था डंजन के अंदर से जितने भी अवेकनिंग स्टोन्स मिलेंगे वो सारे मेरे होंगे और बाकी का जो कुछ भी होगा वो तुम्हारा होगा। अब इस स्टोन को मैं अपने लिए रखने वाला हूँ।
साथ ही रैन उसके घुटने की तरफ देखता है तो उसके घुटने से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। रैन कहता है मुझे अभी एक और काम करना है। वो उसके पास आकर बैठ जाता है और अपनी हीलिंग एबिलिटीज को यूज करते हुए उसके घुटने को हील कर देता है। रैन कहता है अब ठीक है, अब तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगी। जाओ भी शर्माते हुए उससे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रैन उसे कहता है अभी मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, अभी एक और काम है जो मुझे करना है, और साथ ही वो अपना डैगर निकाल लेता है। रैन अपने डैगर को उसकी गर्दन के सामने करते हुए कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर मारना नहीं चाहता, इसलिए चुपचाप मुझे बता दो जो मैं तुमसे पूछने वाला हूँ। जाओ भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये क्या कर रहा है, जबकि उसका डार्की भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रैन जाओबी से कहता है मैंने इस बारे में सुना था कि हमारे समन क्रीचर हमारे बहुत ज्यादा वफादार होते हैं, जैसे कि तुम्हारा ये डार्की है, ये तुम्हारे लिए खड़ा होने को तैयार है, ये तो तुम्हारा बहुत अच्छा पार्टनर है, लेकिन अपने डार्की से कहो कि वहीं पर रहे और शांत रहे, वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा और तुम्हारे इस छोटे बिल्ले को भी, क्योंकि तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि अगर तुम्हारा ये छोटा काला बिल्ला मेरे ऊपर अटैक करेगा तो इसका क्या होने वाला है। जाबियो से कहती है हाँ मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। फिर वो डार्की से कहती है डार्की यहाँ पर मत आना, हम दोनों मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। रैन साथ ही अपने डैगर को वापस रख लेता और कहता है चलो शुक्र है तुमने आसानी से मेरी बात मान ली, चलो भी ठीक है अब मेरे सवालों के जवाब दो। रैन उसे कहता है हम दोनों पहले कभी नहीं मिले, तुमने सिर्फ उस दिन मेरी लाइव वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसके अलावा तुमने मुझे कभी नहीं देखा। तुम भी शायद जानती होगी कि मैं एक बहुत ही कमजोर सा हीलर हूँ, फिर तुम्हारा यहाँ पर एक डेंजरस डंजन के अंदर मेरे साथ अकेले आने का मकसद क्या है। जाओबी उसे कहती है तुम्हारे साथ आने का मेरा मकसद बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं गिल्ड की मेंबर हूँ जिसका नाम क्लोवर गिल्ड है। मैं यहाँ पर तुम्हें जज करने के लिए आई हूँ कि तुम्हारे पास कितनी ज्यादा क्वालिफिकेशन है और तुम किस काबिल हो, ताकि मैं तुम्हें इनवाइट कर सकूं हमारे क्लोवर गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। और मैंने तुम्हें देख लिया है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो। रैन उसे कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे उस क्लोवर गिल्ड को ज्वाइन करूंगा, तुम्हारा क्लोवर गिल्ड तो सिर्फ लोगों की वीडियोस बनाता है, वो तो बिल्कुल एक बकवास गिल्ड है। जाओबी उसे कहती है ऐसी बात नहीं है, हमारा गिल्ड सिर्फ एंटरटेनमेंट गिल्ड नहीं है, हम लोग सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, पहले हम लोग भी डंजन्स के अंदर जाया करते थे, वीडियोस तो हम लोग सिर्फ गुजारा करने के लिए बना रहे हैं। जाओबी उसे कहती है अगर मैं तुम्हें सही सही बताऊं तो हमारा गिल्ड 2 साल पहले बर्बाद हो गया था। 2 साल पहले सीज कैंपेन स्टार्ट हुई थी, इसमें हमारे क्लोवर गिल्ड ने हिस्सा लिया था। 2 साल पहले तक हमारा गिल्ड इस पूरे शहर का सबसे बेस्ट गिल्ड हुआ करता था, हांगडू गिल्ड से भी ज्यादा बड़ा गिल्ड। हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स थे, जहाँ तक के हमारे पास अल्फा टीयर लेवल के भी मेंबर्स थे। अल्फा टीयर को आप लोग एस रैंक का हंटर भी कह सकते हैं। लेकिन 2 साल पहले जब सेज मूड स्टार्ट हुआ था तो एक डंजन में से एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर बाहर निकला। उस पावरफुल मॉन्स्टर को हराना हमारे क्लोवर गिल्ड की जिम्मेदारी थी। हमारे क्लोवर गिल्ड ने उसके साथ बहुत ज्यादा अच्छे से फाइट की। वो एक बड़ा सा प्लांट मॉन्स्टर था जिसके बहुत सारे टेंटिकल्स थे और वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि हमारे बहुत सारे हंटर्स एक इंस्टेंट में उसके हाथों से मारे गए। हमारे गिल्ड के जितने भी वीक हंटर्स थे वो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाए थे। बहुत सारे हंटर्स उसके हाथों से मारे गए, हमारे कुछ नॉर्मल हंटर्स, इसके अलावा हमारे कुछ ऐसे एलीट हंटर्स भी थे जो कि उस बॉस मॉन्स्टर के हाथों मारे गए। यहाँ पर अल्फा टीयर का लफ्ज यूज किया गया है। मैं अल्फा टीयर को एस रैंक का हंटर कहूंगा, क्योंकि आप लोगों को एस रैंक के हंटर के बारे में पहले से पता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर एस रैंक का हंटर होता है। जाओबी रैन को बताती है उस वक्त हमारे गिल्ड की लीडर एक एस रैंक की हंटर थी और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जब उसने देखा कि हमारे बहुत सारे एलीट हंटर्स मारे गए हैं तो वो आगे बढ़ी और उसने उस बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट की। बहुत सारी फाइट करने के बाद उसने उस बॉस मॉन्स्टर को मार दिया। हालांकि हमारी उस लीडर ने उस बॉस मॉन्स्टर को मार दिया, लेकिन बॉस को मारने के दौरान हमारी गिल्ड लीडर भी मारी गई। 2 साल पहले उस इंसिडेंट में बहुत सारे हमारे हंटर्स मारे गए थे, सिर्फ एक एलीट रैंक की मेंबर बची थी। अब वही हमारे गिल्ड की लीडर है। अब चूंकि हमारे गिल्ड का लीडर सिर्फ एक एलीट रैंक का है और हमारे पास इससे ज्यादा कोई हंटर नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2 से 3 हंटर्स हैं। इसी वजह से हमारे गिल्ड की रेपुटेशन बहुत ज्यादा कम होगी। हंटर एसोसिएशन ने हम लोगों पर ध्यान देना छोड़ दिया, इसकी वजह से सब लोग हमारे बारे में भूल चुके हैं। जाओबी से कहती है बस हम लोग अपने गिल्ड को बचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पिछले लीडर ने अपने गिल्ड को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। हमारे जो नए लीडर हैं वो चाहती हैं कि हम अपने गिल्ड को इसी तरह बचाए रखें, इसलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया कि हम लोग वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं, जिससे हम लोग अपने गिल्ड को बहाल रख सकते हैं, कुछ पैसे कमा सकते हैं। इसी वजह से हमारे गिल्ड की रेपुटेशन और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। जाओबी से कहती है अपने लीडर को देखकर मुझे भी ये बात महसूस होती है कि हमारी लीडर कभी भी ऐसा करना नहीं चाहती थी, यानी कि ये एंटरटेनमेंट का काम वो नहीं करना चाहती। पिछले 2 साल से वो सिर्फ एक हंटर को ढूंढ रही है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल हो कि जिसके अंदर एस रैंक का हंटर बनने की स्ट्रेंथ हो, वो हमारे गिल्ड को दोबारा से रिवाइव कर सकता है। रैन उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक एस रैंक का हंटर बनने के काबिल हूँ? तुम्हें पता है कि एस रैंक के हंटर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, अगर उन सबको मॉन्स्टर भी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। हालांकि हमारे इस पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट सी में सिर्फ 9 ऐसे एस रैंक के हंटर्स हैं जिन्हें हम लोग जानते हैं। जाओबी उसे कहती है हाँ मुझे भी ये बात अच्छी तरह से पता है, किसी एस रैंक के हंटर को ढूंढना घास के अंदर गिरी हुई सुई को ढूंढने के बराबर है, लेकिन फिर भी
हमारी लीडर की यही कोशिश है कि हमें कोई एस रैंक का हंटर मिल जाए जिसकी वजह से हमारे गिल्ड को दोबारा से रिवाइव किया जा सके। हमारी गिल्ड लीडर ने उस दिन डेथ मैच की सारी वीडियो देखी थी। उन्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तुम एक एस रैंक के हंटर बन सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए आई हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम हमारे क्लोवर गिल्ड के लीडर बन सकते हो। मैंने इस डंजन के अंदर तुम्हारी एबिलिटीज को देख लिया है। तुम अभी एक ब्रॉन्ज रैंक के हंटर हो, लेकिन फिर भी तुमने एक बॉस को अकेले मार दिया है। तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर तुम एक एस रैंक के हंटर नहीं भी बनते तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में तुम एक किंग क्लास के हंटर बन सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें इन्वाइट करना चाहती हूँ। तो क्या तुम हमारे क्लोवर गिल्ड को ज्वाइन करना चाहोगे? रैन अपने पास एक और छोटा क्रिस्टल निकालता और कहता है, ये अबिस का टिकट मुझे यहाँ डंजन के अंदर से मिला था, तुम इसे अपने पास रख सकती हो। और साथ ही रैन उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, फ्यूचर में मेरे पीछे कभी मत आना, मैं तुम्हारे गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर सकता। साथ ही रैन उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम और तुम्हारी बॉस मेरे बारे में बहुत कुछ सोचती हो। तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं कोई एक एस रैंक का हंटर नहीं हूँ। और साथ ही उसे अपनी पास की मेमोरीज याद आती हैं, जहाँ पर उसका पूरा का पूरा ग्रुप यानी आरवी और उसके सारे के सारे दोस्त हिडन बॉस क्या तो मारे गए थे। रैन उसे कहता है, मैं तो बस एक ऐसा इंसान हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा बदकिस्मत है और जहाँ भी जाता है वहाँ पर लोग मारे जाते हैं। ज़ॉम्बी उसे कहती है, मैं तुम्हारी इस बात से एग्री नहीं करती, तुम इतनी जल्दी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकती हो? कुछ हफ्ते पहले तक तुम्हें लोग वीक हंटर कहा करते थे और ना ही तुम्हारे साथ टीम अप करना चाहते थे, लेकिन अब तुम इतनी ज्यादा फेमस हो चुके हो कि सभी लोग जानते हैं कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। रैन उसे कहता है, मेरे हाथ में कुछ ऐसा लगा है जो मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन रैन के घर का होता है। रात के वक्त रैन अपने घर में अपने सोफा पर लेटा होता है। रैन कहता है, मुझे पूरे 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए मैं इसी तरह की ट्रोल डंजन्स के अंदर जा रहा हूँ और जाकर मॉन्स्टर्स को मार रहा हूँ ताकि मुझे वहाँ से सोल स्टोन्स मिल सके। जितनी बार डंजन्स में जाकर बॉस मॉन्स्टर को मारता हूँ उतनी बार मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जिस दिन मैं उस लड़की ज़ॉम्बी के साथ उस ट्रोल माइन के अंदर गया था और उस बॉस को मारा था, उस दिन मेरा लेवल एक पॉइंट के साथ बढ़ा था, लेकिन उसके बाद मैं जितने भी बॉसेस को मारा है मेरा लेवल नहीं अप हो रहा। रैन कहता है, मुझे लगता है कि शायद जब मेरा एक्सपीरियंस इंक्रीज हो रहा है यानी मेरी स्ट्रेंथ और बाकी के स्टैट्स बढ़ रहे हैं तो मेरा लेवल अप होना स्लो हो गया है, क्योंकि बाकी के स्टैट्स के हिसाब से लेवल अप होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। यहीं पर रैन के पॉइंट्स के बारे में दिखाया जाता है। रैन के पास 1 लाख पॉइंट्स हैं। रैन कहता है, चलो शुक्र है मैंने बहुत सारे पॉइंट्स तो हासिल कर लिए हैं। रैन कहता है, फ्यूचर में मुझे और भी ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। जितने पॉइंट्स मेरे पास हैं इनसे तो लगता है कि मैं गोल्ड रैंक का हंटर बन चुका हूँ। अगले कुछ दिनों तक मैं यहीं पर रेस्ट करूंगा और सोचूंगा कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है, क्या मुझे अपने रैंक को रीवैल्यूएट करवाना चाहिए या नहीं। रैन ने अपने उस अवेकनिंग स्टोन को भी वहीं पर रखा होता है। रैन कहता है, पता नहीं इस अवेकनिंग स्टोन को डिस्ट्रॉय करने पर मुझे कौन सी इनेट एबिलिटी मिलने वाली है। रैन उसी क्रिस्टल के सामने बैठा होता है और कहता है, नॉर्मली जब हमें कोई एबिलिटी मिलती है यानी इनेट एबिलिटी मिलती है तो हमारी क्लास के रिलेटेड होती है, लेकिन अब तो मुझे खुद भी श्योर नहीं कि मेरी क्लास क्या है। पता नहीं मुझे हीलर क्लास के मुताबिक मिलेगी या फिर मुझे असैसिन टाइप की मिलेगी। रैन कहता है, चलो इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और साथ ही वो उस क्रिस्टल को उठाता है और अपने हाथ में पकड़कर कहता है, चलो फिर ट्राई करके देख ही लेते हैं। रैन उस क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ता है और साथ ही मुट्ठी को बंद करते हुए उस क्रिस्टल को तोड़ देता है और उस क्रिस्टल से जो एनर्जी निकलती है वो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी मदद से उसकी बॉडी के अंदर जो उसकी इनेट एबिलिटी है वो एक्टिवेट हो जाती है। रैन के रूम से एक जबरदस्त रोशनी निकलती है। थोड़ी देर के बाद रैन अपने हाथों की तरफ देखता है और कहता है, ये तो सिफोन हीलिंग है। रैन की इनेट एबिलिटी जो कि सबसे ज्यादा स्पेशल एबिलिटी मानी जाती है उसका नाम सिफोन हीलिंग है, यानी कि वो किसी वक्त भी अपनी बॉडी को हील कर सकता है। लेकिन रैन की एबिलिटी कोई खास नहीं है, क्योंकि 15 माना पॉइंट्स को जाया करने पर वो हर सेकंड के साथ 1% अपनी हेल्थ को इंक्रीज कर सकता है। रैन कहता है, मुझे तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि मेरी हीलिंग पावर्स इतनी ज्यादा बकवास है कि मुझे इतनी बुरी हीलिंग एबिलिटी मिली है, जबकि बाकी सभी के लिए इनेट एबिलिटी बहुत ज्यादा स्पेशल होती है। दरवाजे पर बेल बजती है। रैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, अब तो काफी ज्यादा रात हो चुकी है, इस वक्त मेरे घर कौन आया होगा। फिर रैन दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है। जैसे वो दरवाजा खोलता है सामने कुछ लोग खड़े होते हैं। वो उसे कहते हैं, क्या तुम्हारा नाम मिस्टर रैन है? रैन उसे कहता है, हाँ मेरा नाम रैन है, तुम कौन हो? सामने वाला बंदा उसे कहता है, मैं हंटर एसोसिएशन में काम करता हूँ, ये मेरा कार्ड है। वो उसे अपना कार्ड दिखाता है। वो वाकई में हंटर एसोसिएशन से आया होता है। वो ऑफिसर उसे कहता है, तुम एक हंटर हो और हम लोग हंटर इन्वेस्टिगेशन टीम से आए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो, जो भी हम तुमसे पूछेंगे उसका सही से जवाब देना। और साथ ही वो लोकल पुलिस की तरह उसके घर के अंदर घुस आते हैं। रैन उसे कहता है, चलो ठीक है, मुझे तुम्हारी बात की समझ आ रही है, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार हूँ, लेकिन आधी रात के वक्त यहाँ पर हंटर एसोसिएशन वालों का क्या काम है? और वैसे भी अगर तुम्हें बात करनी है तो दरवाजे से बाहर रहकर बात करो, अंदर कहाँ घुसे चले जा रहे हो? वो ऑफिसर उसे कहता है, अब हमारे सामने इस तरह का नाटक करना बंद करो। हमें पता है कि कुछ दिन पहले तुम एक लड़की के साथ एक डंजन के अंदर गए थे और तुम दोनों ने अकेले ही उस डंजन को क्लियर किया है। रैन उसे कहता है, जब तुम्हें सब कुछ पता है कि मैं उस डंजन के अंदर एक लड़की के साथ अकेले गया था, तो फिर यहाँ पर तुम पूछने के लिए क्या आए हो? तुम्हें
तुम्हें तो वैसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। रैन साथ ही उसे अपनी इनेट एबिलिटी को एक्टिवेट करके दिखाता है और कहता है, और अगर मुझे वहाँ से कोई सोल स्टोन मिला है तो उससे मेरी इनेट एबिलिटी जागी है। तुम लोग मेरी इनेट एबिलिटी को देख सकते हो। ये बहुत ही बकवास है। मैं कोई ऐसा महान हंटर नहीं बना जो तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर चले आए हो। मैं तो अभी भी वही कचरा हीलर हूँ जिसके साथ कोई भी टीम अप नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उस लड़की के साथ अकेला डंजन में गया था। वो ऑफिसर उसे कहता है, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना पड़ेगी। उसी वक्त एक लड़की अंदर आती है जो कि उसकी चीफ होती है। वो आती उस ऑफिसर से कहती है, मिस्टर लियू, तुम्हें इस छोटे लड़के के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। ये लड़का आराम से हमारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार है, तो फिर इस लड़के के साथ जोर जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है। रैन उस ऑफिसर से कहता है, अब ये लड़की कौन है। वो लड़की उसे कहती है, मिस्टर सॉन्ग रैन, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। हमें पता है कि तुम पहले कितना बड़ा कचरा हुआ करते थे, लेकिन अब कुछ दिनों से तुम काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। उस ऑफिसर लड़की का नाम जाओ जिंग होता है और वो इन्वेस्टिगेशन टीम की चीफ है। वो रैन से कहती है, लगता नहीं कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हो। ऐसा करने से तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। रैन उसे कहता है, चलो फिर ठीक है, अंदर आ जाओ, बैठकर बात करते हैं। फिर वो सारे लोग जाकर बैठ जाते हैं। रैन उसके सामने बैठा सोच रहा होता है, ये सारे लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे। क्या ये सब लोग इसलिए आए हैं कि मैंने ट्रोल हंटर को अकेले क्लियर किया है, या फिर इसलिए कि मैं स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ। लेकिन ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। या फिर यहाँ पर नॉविस डंजन के उस हादसे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं जिस डंजन के अंदर मैं गया था और मेरे एवोल्यूशन मूड की वजह से काफी सारे लोग जख्मी हो गए थे। जाओजिंग रैन से कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं और ना ही घबराने की। हम लोग यहाँ पर उस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं आए, यानी कि नॉविस डंजन को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, और ना ही हमें इस बात से कोई मसला है कि तुमने ट्रोल हंटर डंजन को अकेले जाकर क्लियर किया है। तुम जितना चाहे उतना स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, हमें इस बात से कोई भी मसला नहीं है। मैं यहाँ पर इस मकसद के लिए नहीं आई और ना ही तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई हूँ। असल में मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ, क्या तुम इस बात को जानना चाहते हो कि तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई थी। रैन ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। रैन उसे कहता है, अब तुम लोग मुझे सच क्यों बताने वाले हो। जब मैंने तुम लोगों से पूछा था कि मेरी मॉम की डेथ कैसे हुई है तो किसी इन्वेस्टिगेटर ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, इसीलिए तो मैं एक हंटर बना था ताकि मैं इन्वेस्टिगेशन टीम के बहुत ज्यादा करीब रह सकूं और इन्वेस्टिगेशन टीम मेरे सवालों के जवाब दे सके, क्योंकि आप सब लोग हंटर्स के सवालों के जवाब देते हो, आम इंसान के नहीं। रैन उसे कहता है, तो फिर जल्दी से बताओ मेरी मॉम की डेथ कैसे हुई थी। जाओजिंग उसे कहती है, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बता सकती क्योंकि तुम्हारे हंटर पॉइंट्स बहुत ज्यादा कम है। अपने हंटर पॉइंट्स को पहले बढ़ाना होगा। एक हंटर के पास जितने ज्यादा हंटर पॉइंट्स होते हैं उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होती है और उसको उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर तुम्हारे हंटर पॉइंट्स ज्यादा होते तो मैं तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दे सकती थी। तुम्हारी मॉम की मौत एक टॉप सीक्रेट है, इसलिए अगर तुम्हें उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें बहुत सारे हंटर पॉइंट्स को इकट्ठा करना होगा। अभी तुम्हारे पास बहुत ही कम हंटर पॉइंट्स हैं। साथ ही जाओजिंग उसे कहती है, बहुत ही जल्दी नई डंजन्स ओपन होने वाली हैं जो कि हर साल ओपन होती हैं। तुम अपने आप को इन डंजन्स के लिए रजिस्टर करवा सकते हो, जहाँ पर जाकर तुम्हें बहुत सारे हंटर पॉइंट्स मिल सकते हैं। पूरी दुनिया में इस टाइम में ये डंजन्स ओपन होती हैं। इस बार जो डंजन ओपन होने वाली है उस डंजन का नाम द सी ऑफ फॉरगेटफुलनेस है। तुम द सी ऑफ फॉरगेटफुलनेस में जाकर बहुत सारे पॉइंट्स हासिल कर सकते हो। और साथ ही चीफ उसे कहती है, तुम्हारा लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने रैंक को रीवैल्यूएट करवा लेना चाहिए क्योंकि अब तुम एक गोल्ड लेवल के हंटर बन चुके हो जबकि तुम्हारा रैंक अभी तक ब्रॉन्ज लेवल है। रैन उसे कहता है, अब जबकि ये सारा मसला मेरी मॉम की डेथ से जुड़ा हुआ है तो फिर ठीक है, मैं तुम सब लोगों के साथ कोऑपरेट करूंगा और मैं द सी ऑफ फॉरगेटफुलनेस में भी जाने को तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन क्लोवर गिल्ड का दिखाया जाता है। जाओ भी वहाँ पर जाने के बाद अपने गिल्ड लीडर को सारी बात बताती है कि वहाँ पर क्या हुआ था और रैन कितना ज्यादा पावरफुल है। उसने वहाँ पर डंजन में एक बॉस को अकेले ही हरा दिया। बॉस उसे कहती है, ज़ॉबी तुमने इस बार बहुत ही अच्छे से काम किया है। बॉस उसे कहती है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन तुमने मुझे दी है उसके मुताबिक तो मुझे यही लगता है कि वो लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो लड़का हालांकि अभी सिर्फ गोल्ड रैंक तक पहुंचा है, फिर भी उसने एक एसिड बॉस को हराया है जो कि नॉर्मल डंजन होने के बावजूद अपने नॉर्मल पावर लेवल से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन रैन ने उसको अकेले ही हरा दिया। तो इसका मतलब रैन वाकई में फ्यूचर में एक एस रैंक का हंटर बन सकता है। बॉस उसे कहती है, हो सकता है कि सॉन्ग रैन के पास वो रेड कलर का विंडो सिस्टम ओपन हो गया हो। हमारी पुरानी बॉस ने बताया था कि जब हम लोग एक एस रैंक के हंटर बनते हैं और हम लोग रीअवेकन होते हैं तो हमारे पास एक स्पेशल सिस्टम ओपन होता है जो कि हमें हर बार बताता है कि हमें क्या करना है और हमें कौन सी सिचुएशन से किस तरह निकलना है। वो सिस्टम हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। मुझे लगता है कि इस लड़के के पास भी वही सिस्टम है। फ्यूचर में हमें इस लड़के ऊपर नजर रखना होगी। हालांकि अभी के लिए वो लड़का हमारे क्लोवर गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर में वो हमारे गिल्ड के लिए बहुत ही वैल्यूएबल एसेट साबित होगा। अगर वो हमारे गिल्ड का लीडर बन जाता है तो
हम अपने गिल्ड को रिवाइव कर पाएंगे। साथ ही बॉस अपनी चेयर को दाईं तरफ घुमा देती है और अपनी चेयर पर लगे हुए एक बटन को दबाते हुए सामने वाली विंडो से पर्दों को हटा देती है और उन सबसे कहती है हमारे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है सी ऑफ फॉरगेटफुलनेस, क्योंकि एक डंजन ओपन होने वाली है, हमें उस डंजन को जाकर क्लियर करना है। लेकिन द सी ऑफ फॉरगेटफुलनेस में जाने के लिए हमारे पास रैन जैसा एक पावरफुल एस रैंक का हंटर होना चाहिए। अगर हम लोग सी ऑफ फॉरगेटफुलनेस को क्लियर कर पाए तो उसके बाद हमारे क्लोवर गिल्ड का नाम फिर से ऊंचा हो जाएगा और हमें इस तरह की वीडियोस बनाकर पैसे कमाने की जरूरत नहीं रहेगी। अगले दिन सुबह सुबह हंटर एसोसिएशन की लॉबी का सीन दिखाया जाता है। रैन भी हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग में जाता है क्योंकि चीफ ने रैन से कहा था कि तुम्हें अपने रैंक को रीइवैल्यूएट करवाना है, इसलिए वो अपने रैंक को रीइवैल्यूएट करवाने के लिए वहाँ पर गया है। इस बार रैन अपना थोड़ा सा हुलिया चेंज करके आता है। उसने सर के ऊपर कैप पहनी होती है और साथ में चश्मा लगाया होता है। रैन कहता है अगर लोगों ने मुझे यहाँ पर पहचान लिया तो फिर सारे लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका हूँ, लेकिन मुझे इन लोगों से बहुत ज्यादा मसला होता है। यहीं पर रैन एक बैकग्राउंड सीन दिखाता है। रैन कहता है मैंने चीफ से रात को पूछा था क्या वो मुझसे क्या चाहती है, कि मुझे क्या करना चाहिए। चीफ उसे कहती है मैं यहाँ पर तो तुम्हारे रैंक को रीइवैल्यूएट नहीं कर सकती, लेकिन कल तुम हमारी एसोसिएशन की बिल्डिंग में आ जाना, मैं तुम्हें एक रूम नंबर बता देती हूँ, वहाँ पर तुम्हारे लिए स्पेशल रिजर्वेशन की जाएगी। वहाँ पर वो एक बंदा तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हारे रैंक को तुम्हारे लिए रीइवैल्यूएट करेगा और चेक करेगा कि तुम किस काबिल हो। रैन हंटर एसोसिएशन ऑफिस की बिल्डिंग में चलता हुआ ऊपर की तरफ चला जाता है जहाँ पर रूम नंबर 2026 होता है। रैन कहता है मुझे इसी रूम में जाना है जहाँ पर वो बंदा मुझे मिलने वाला है। रैन दरवाजे के ऊपर नॉक करता है लेकिन दरवाजा खुला होता है। वो दरवाजे के खोल कर अंदर चला जाता है और कहता है क्या कोई यहाँ पर है। रैन जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो सामने मिस्टर ट्रेडर बैठा होता है। मिस्टर ट्रेडर उसे कहता है तो तुम्हारा नाम सोंग रैन है, तुम यहाँ पर अपने रैंक को रीइवैल्यूएट करवाने के लिए आए हो। मैं ही वो बंदा हूँ जो तुम्हारे रैंक को रीइवैल्यूएट करेगा। मैं तो काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुमने मुझे बहुत ज्यादा इंतजार करवाया है। और साथ ही मिस्टर ट्रेडर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसने अपनी टेबल के ऊपर ही एक एश ट्रे रखी होती है। मिस्टर ट्रेडर टेबल के ऊपर हाथ मारता है जिससे वो एश ट्रे हवा में उड़ना शुरू कर देती है। मिस्टर ट्रेडर के पास इलेक्ट्रिसिटी और विंड की पावर है। जैसे वो एश ट्रे हवा में उड़ना शुरू करती है, मिस्टर ट्रेडर अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है और साथ ही वो घूमते हुए उस एश ट्रे को एक जबरदस्त किक मारता है और उसे रैन की तरफ फेंक देता है और उसे कहता है चलो फिर दिखाओ मुझे तुम्हारे अंदर कितनी पावर है, तुम्हारा टेस्ट अभी से स्टार्ट हो चुका है। रैन जी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही रैन जल्दी से अपने हाथों को सामने की तरफ करते हुए उसकी एश ट्रे का रास्ता दूसरी तरफ मोड़ देता है और उसकी एश ट्रे बिल्डिंग की दूसरी वाली साइड पे लगती है और दीवार में एक बड़ा सा होल हो जाता है। दीवार में एक जबरदस्त धमाका होता है जबकि उस बिल्डिंग के नीचे खड़े लोग भी ऊपर की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऊपर क्या हो रहा है। रैन उसे कहता है कौन हो तुम और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मिस्टर ट्रेडर उसे कहता है तुम यहाँ पर अपने रैंक को रीइवैल्यूएट करवाने के लिए आए हो ताकि मैं तुम्हें नया रैंक दे सकूं और मैं यहाँ पर तुम्हें टेस्ट करने के लिए हूँ, यानी कि मैं तुम्हारा एग्जामिनर हूँ। मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा कि तुम्हें कौन सा रैंक देना है, लेकिन उसके लिए पहले मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ देखना होगी कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। मिस्टर ट्रेडर आपस में ही सोच रहा होता है चीफ ने इस बार फिर से मुझे एक बकवास सा काम करने को दे दिया है, एक लड़के को री रैंक करना है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये लड़का एक रेयर अवेकन है। लेकिन साथ ही मिस्टर ट्रेडर कहता है अब तो ये फाइट करने के बाद ही पता चलेगा कि ये वाकई में एक रेयर अवेकन है या फिर नहीं। और साथ ही मिस्टर ट्रेडर अपनी हवा को कंट्रोल करने की पावर को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर बिल्डिंग के टूटने की वजह से जितने भी पत्थर इकट्ठे होते हैं उन सब पत्थरों को हवा में उड़ाना शुरू कर देता है। रैन भी जल्दी से अपनी ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन को बाहर निकाल लेता है और उसके हवा में बेचे हुए पत्थरों को टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देता है और कहता है अगर तुम यहाँ पर मुझे इवैल्यूएट करने के लिए आए हो तो ये तो कोई तरीका ना हुआ, तुम तो सीधा साधा मुझ पर अटैक कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इतना ज्यादा वीक हूँ कि तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगा तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो, मैं बस तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मिस्टर ट्रेडर उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो, तुम तो सिर्फ एक बच्चे हो जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड है। रैन अपने ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन को यूज करते हुए एक स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करता है जिसका नाम बैलेंस ब्लेड होता है। रैन अपने ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन को यूज करते हुए उसकी हवा की एबिलिटी को चीरता हुआ उसके ऊपर एक जबरदस्त स्लैश लगाता है, लेकिन साथ ही दिखाते हैं मिस्टर ट्रेडर ने सिर्फ अपनी एक उंगली के साथ ही उसकी तलवार को रोक लिया होता है। रैन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा ये स्पेशल स्किल इसके सामने बिल्कुल बेकार है। मिस्टर ट्रेडर अपनी उंगली के साथ ही उसकी तलवार को पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम एक बच्चे हो जिसके हाथ में सिर्फ एक खिलौने वाली तलवार है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।